मेन नेम सिस्टम, या इसको सर्वर के लिए भी यही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। हाँ सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, सोच रहा था। अच्छा हाँ जी, वाज़ेह है। इसका पहले समझें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि जैसे आप कोई वेबसाइट लिखते हैं abc.com फर्ज करें, तो आपका जो ब्राउज़र है वो पहले स्टेप पे सर्च करता है आईपी एड्रेस ऑफ abc.com। पहले उसका आईपी एड्रेस सर्च करता है, सर्च करने के बाद उस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है। मिसाल के तौर पे इसने पहले स्टेप पे सर्च किया, तो इसको फ़र्ज़ करें ये पहला स्टेप था हमारा, इसको दूसरे स्टेप में क्या मिला, ज़ूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसको मिल गया 192.2.7.1 कुछ भी XYZ कोई मिल गया। दूसरे स्टेप में ये आ गया ना। अब ये क्या करेगा, इस कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट भेजेगा abc.com की कि भाई ये वाली वेबसाइट दे दो मुझे, ये तुम्हारे पास पड़ी है। इसको कैसे पता चला कि इसके पास पड़ी है, उस पर हमारा आज का लेक्चर है। लेकिन पहले समझ ना, मतलब पहले इनपुट आउटपुट की तो बात कर लेना कि इनपुट क्या है। इनपुट क्या है, शाबाश बताएं। डोमेन नेम कह सकते हैं ना, डोमेन नेम। और आउटपुट क्या है इसकी, आईपी एड्रेस। यानी कि ये काम है डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम का, कि ये हमारी गिवन डोमेन नेम को किसी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। सर जी, उसे कैसे पता चलता है कि इस डोमेन नेम के पीछे ये वाला आईपी एड्रेस? यही हमारा आज का लेक्चर है, इसी पे हमने आगे बात करनी है, समझ रहे ना। पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। प्रोग्रामिंग यही होती है ना कि ये मेरी इनपुट है, ये मुझे आउटपुट चाहिए, तो दरमियान में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो वो हमारा प्रोग्राम होता है। अच्छा, इनपुट आउटपुट क्लियर है। हमें आईपी एड्रेस क्यों चाहिए ये तो क्लियर है ना, कि हम इस ब्राउज़र के पास ये आईपी एड्रेस आएगा तो उसको जाके कहेगा ना कि भाई ये वाला वेबसाइट का होम पेज दे दो, वरना तो वो किसको कहे जाके इंटरनेट के ऊपर। एक बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको पता कैसे चल जाता है। इसको पता कैसे चलता है, इसको समझने के लिए पहले जो है ना वो चंद बुनियादी बातें या कीवर्ड्स कह लें, चंद अल्फाज कह लें, वो समझने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हमने डोमेन नेम सिस्टम की बात करनी है तो हमने वो वाले अल्फाज बार बार इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो वो अब जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं ना, 3-4 वर्ड हैं, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। वो क्या है, वो पहली चीज़ ये है पहली चीज़ है डोमेन क्या होती है, ठीक है। डोमेन क्या होती है, जैसे कि abc.com क्या है, एक डोमेन है। अब हम इस लफ्ज़ के अंदर थोड़ा सा जाते हैं कि अच्छा यार डोमेन है तो उसका क्या मतलब है, मतलब .com क्या है, .com के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, एंड सो ऑन। जो हम जब लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं abc.com मिसाल के तौर पे, लेकिन जो इंटरनेट पे जो इसका आर्किटेक्चर है वो ऐसे बना हुआ है कि वो .com यानी कि वो राइट टू लेफ्ट डिज़ाइंड है। तो .com की बात पहले है वहाँ पे, उसके बाद abc की बात है। ये बात समझ लगी कि नहीं। जैसे देखें ना, कोई खाता आता है तो एड्रेस तो हमने लिखा होता है स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी और कंट्री। फ़र्ज़ करें बाहर से कोई डाक आ रही है, हम भेज रहे हैं, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे वो ट्रांसफ़र होनी है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, कंट्री किस जाना इसने किधर है। फिर देखते हैं अच्छा उधर कंट्री के फ़र्ज़ करें जो भी वहाँ पहुँच गई किसी भी सेंट्रल जगह पे, अच्छा इसने किस शहर में जाना है, ऐसा है ना। यही कहानी यहाँ पे है कि हम देखते पहले .com की बात है और फिर उसके अंदर abc की बात है। तो लिहाजा ये हमारा पहला काम हो गया और ये हमारा सेकंड काम हो गया। अब हम पहले काम की बात कर रहे हैं कि ये पहली चीज़ क्या है, इसको क्या कहते हैं। भाई ये जो पहली चीज़ है इसको यहीं पे लिख देते हैं, इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। आसानी के लिए इसको TLD बोल देते हैं। बात वाज़ेह है ना। TLD मीन टॉप लेवल डोमेन, यानी कि कोई भी डोमेन अगर लिखें पूरी तो आखिरी डॉट के बाद जो राइट वाला लफ्ज़ होगा या एक करैक्टर होगा या मल्टीपल होंगे, जितने भी होंगे उसको क्या कहेंगे, ये टॉप लेवल डोमेन है। यहाँ तक बात वाज़ेह होती है। अच्छा, अब ये बात कि टॉप लेवल डोमेन्स कितनी हैं
इसको कौन मैनेज करता है, क्या ये फिक्स हैं कि नई बनती रहती हैं, तो इसकी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक अदारा है उसका नाम है, अब हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम ABC के अंदर नहीं गए, अभी हम .com की बात कर रहे हैं। एक अदारा है उसका नाम है ICANN। ये किससे बनता क्या है, इंटरनेशनल शायद या कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ऐसे कुछ करके इससे ना बनता है, देख लीजिएगा क्या। ये अदारा क्या करता है, इस अदारे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितना भी DNS सिस्टम है इसकी जो वर्किंग है इसको भी ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है, टेक्निकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव के इनकी पॉलिसी वाइज भी। तो ज़्यादातर काम इसके पॉलिसी वाइज हैं, लेकिन जो टेक्निकल है ज़ाहिर है वो भी ये समझता है, आल तो खुद नहीं करता, इसने डेलीगेट किए हुए डिफरेंट कंपनीज़ को, वो हम बाद में देखते हैं कि वो कैसे डेलीगेट किए हैं, उसकी क्या स्टोरी है। दूसरा जो ये और भी काम करता होगा, लेकिन जो हमारे कंसर्न के काम है वो ये 1-2 हैं बस। दूसरा ये काम करता है कि इंटरनेट पर जितने भी IP एड्रेसेस हैं ये उन तमाम के बारे में रेगुलेशंस करता है कि भाई कौन सा IP एड्रेस किसके पास है, किसको देना है। एक एड्रेस किसी को दे दिया तो दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, और ये IP एड्रेसेस फलाने कंट्री के लिए हैं, ये IP एड्रेस फलाने कंट्री के लिए हैं। यानी कि इस तरह की जितनी भी पॉलिसी मैटर्स हैं सारे के सारे वो ICANN जो अदारा है वो उसको मैनेज करता है। समझे कि इंटरनेट जो चल रहा है ना इस वक्त, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर रोल पॉलिसी वाइज एडमिनिस्ट्रेशन वाइज वो ICANN अदारे का है। ये बात समझ लगती है ना आपको? अच्छा, ये हम बात कर ली कि अच्छा ये क्योंकि अब ये ICANN DNS को मैनेज कर रहा है, और DNS के अंदर ये बुनियादी बात है कि अच्छा ये डोमेन तो बुनियादी बात होगी ना, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर डोमेन ही तो पहला लफ्ज़ है। तो लिहाजा जो डोमेन के रूल्स हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई टॉप लेवल डोमेन कितनी होंगी, उसको कौन मैनेज करेगा, उसका डेटा किसके पास होगा, वो सब का सब कंट्रोल किसके पास है, ICANN के पास है। ये कहानी समझ लगती है कि टॉप लेवल डोमेन की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ICANN के पास है। यहाँ तक बात हो गई कि इस अदारे का रोल क्या है और ये 2 वर्ड इस अदारे का काम क्या है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉप लेवल डोमेन के ऊपर कि भाई टॉप लेवल डोमेन की तो बात हो गई। टॉप लेवल डोमेन्स कितनी हैं भाई? बहुत सारी हैं। अभी आपको मैं लैपटॉप पे उसकी लिस्ट भी दिखा देता हूँ ओपन करके, लेकिन आप वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे ना कि लिस्ट ऑफ TLD फर्ज करें तो आपको एक लंबी लिस्ट सामने आ जाएगी कि भाई ये वाली टॉप लेवल डोमेन्स हैं। अच्छा, इस अदारे ने क्या किया हुआ है? हमारा जो कंसर्न है वो लिस्ट से नहीं है, हमारा कंसर्न है स्ट्रक्चर के साथ ना। नई TLDs क्या आती रहती हैं? तो हाँ जी आती रहती हैं, बिल्कुल आती रहती हैं, मतलब इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती, लेकिन फ़र्ज़ करें उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर ये रिक्वायरमेंट को बंदा मीट करे तो एक TLD लॉन्च हो सकती है, तो वो मतलब नई TLD रिलीज़ कर देते हैं। जैसे शुरू में चंद TLDs थी, org.info.com. मतलब जो भी इस तरह की हैं, TV एंड और जो भी सारा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ TLDs हैं। हम तो चंद से अवेयर हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी टॉप लेवल डोमेन्स हैं। अच्छा, ये बात होगी कि TLD होती क्या है। इसके साथ आपने देखा होगा कि बाद डोमेन्स के एंड पे .pk लिखा होता है, तो PK भी क्या है? TLD है, टॉप लेवल डोमेन है, लेकिन PK कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऐसी TLD जो कंट्री स्पेसिफिक हो उसे कहते हैं CCTLD। CC स्टैंड फॉर कंट्री कोड। कंट्री कोड, कंट्री कोड क्या मतलब कि ये जो कोड है ये डॉट के बगैर ये कंट्री कोड है ना, मतलब PK जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है एक तरह का। ठीक है, CCTLD बात समझ लग गई। तो TLD और CCTLD यानी कि कंट्री स्पेसिफिक होगी तो उसको CCTLD कह देंगे, जेनेरिक होगी तो उसको टॉप लेवल डोमेन कह देंगे। ये कुछ बुनियादी बात होगी। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अच्छा क्या ये तमाम जो TLDs हैं ये क्या ICANN खुद मैनेज करता है इसका डेटाबेस? देखें ना, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि .com एक TLD है लेट से, जो कि है, तो भाई जितनी भी डोमेन रजिस्टर्ड हैं .com के ऊपर वो किसी सेंट्रल जगह पे होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मतलब आधी लिस्ट एक कंपनी के पास है आधी किसी दूसरे के पास है, तो फिर तो एक बंदा जाएगा वो कहेगा जी google.com मुझे दे दें, उसको दे दी, तो दूसरा बंदा दूसरे के पास चला जाएगा google.com मुझे दे, उसको दे दी, तो कन्फ्लिक्ट होगा ना इंटरनेट पे। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि एक डोमेन अगर एक ने बाय कर ली है तो दूसरे बंदे के लिए वो अवेलेबल नहीं है अब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक डोमेन 2 बंदे बाय नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये बनता है ना कॉमन सेंस से कि इसका मतलब है बैकएंड पे कोई एक ही डेटाबेस है जिसके अंदर ये सारा सिस्टम मेंटेन्ड है। ये पॉइंट समझ कि नहीं? तो यहाँ से एक वर्ड आ गया कि जो TLD है उसका कोई डेटाबेस है, ठीक है, उसे कहते हैं रजिस्ट्री।
रजिस्ट्री के टर्म से होगा है ना कि भाई रजिस्ट्री मीन के ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डेटाबेस है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ डोमेन्स है मिसाल के तौर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं उसको, ठीक है, कि ये हमारी जो है ये रजिस्ट्री इस चीज़ की फॉर एग्जांपल जो भी मतलब है वो ये है। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि भाई TLD, उसको TLD रजिस्ट्री कह सकते हैं ना, कि टॉप लेवल डोमेन की रजिस्ट्री। तो आप समझें कि अगर ये वर्ड भी लिखें TLD रजिस्ट्री, तो असल में TLD तो पहले आपको पता है, नया वर्ड क्या आया, रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री क्या चीज़ है, रजिस्ट्री एक डेटाबेस है जिसके अंदर तमाम डोमेन्स की लिस्ट है जिस TLD की वो रजिस्ट्री है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि .com की रजिस्ट्री, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर तमाम डोमेन्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी डोमेन्स इंटरनेशनली चाहे जिसने मर्जी रजिस्टर कराई हैं, उनका डेटाबेस इस वाले उनकी लिस्ट इस डेटाबेस में पड़ी हुई है। ये पॉइंट वाज़ेह होता है कि नहीं, ठीक है। लिहाजा हम जब भी कोई डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहीं जाता है ना, वो .com की रजिस्ट्री में चला जाता है। ये यहाँ तक बात वाज़ेह है। .com की रजिस्ट्री अलहदा है, .net की अलहदा है, .pk की अलहदा है, .cn की अलहदा है, ऐसे ही होगा ना भी हर एक TLD की रजिस्ट्री क्या है, अलहदा है। एक बात। दूसरी बात, क्या ये तमाम रजिस्ट्री अब फिजिकल, अब पहले आप पॉलिसी से बात निकल गई ना, अब तो बात हो रही है अच्छा अगर ये डेटाबेस है तो किसी कंप्यूटर पे इसको स्टोर होना चाहिए, चलना चाहिए कहीं, तो क्या ये कंप्यूटर या ये सिस्टम या ये डेटाबेस ICANN कंपनी मैनेज करती है या इसने किसी को कह दिया कि भाई आप मैनेज करो इसको? तो इसका आंसर ये है कि ICANN का जो ज़्यादा काम है ना वो पॉलिसी लेवल का है, ठीक है, रूल्स लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का है, इस तरह के काम है इसके। जो बाकी काम है ना कि भी कौन करेगा इसको, तो इसने ये किया हुआ है कि वो डिफरेंट कंपनीज़ को रजिस्ट्री की अथॉरिटी दी हुई है। जैसे एक अदारा है उसका नाम है वेरीसाइन, ठीक है, वेरीसाइन, आई थिंक ये वाई नहीं आई है, इसको चेक कर लीजिएगा, वेरीसाइन को ICANN ने .com की रजिस्ट्री की अथॉरिटी दी हुई है। तो जब भी हम .com की डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो वो वेरीसाइन के जो सर्वर्स हैं वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वेरीसाइन को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी करे कि भाई अच्छा जिसको मर्ज़ी रजिस्टर करे, जिसको मर्ज़ी ना करे, नहीं। वो उसका क्या तरीका है वो मैं उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन आपको एक कहानी तो समझ लग गई ना कि इस कंपनी ने डिफरेंट कंपनीज़ को डिफरेंट TLDs की अथॉरिटी दी हुई है कि आप इसका डेटाबेस मेंटेन करें। ज़ाहिर है उसको कोई बेनिफिट होता है, जब हम डोमेन की पेमेंट करते हैं तो कुछ फीस उसमें ICANN को जाती होगी, कुछ शेयर उनको मतलब वो हम अभी उससे कंसर्न नहीं है हमारा कि भी वो डिवीजनिंग उसकी कैसी होती है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट होगा, अगर डायरेक्टली नहीं तो कोई इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा होगा। यहाँ तक बात समझ लगती है? कोई सवाल है तो साथ साथ पूछते जाएँ। यहाँ तक पॉइंट वाज़ेह है ना? हाँ, .com की इनके पास है, हो सकता है .net की किसी और के पास हो, .org की किसी और के पास हो। वैसे वेरीसाइन इतनी बड़ी कंपनी है, बड़ी से मुराद वो नहीं एकड़ों के लिहाज से नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस के लिहाज से, कि इसके पास मल्टीपल TLDs की रजिस्ट्री है, यानी कि .com को भी ये मैनेज करते हैं, .org को भी यही, या .net को भी यही करते हैं, .tv को भी यही करते हैं, इसके अलावा कोई 2-3 और भी हैं शायद। तो वो आपको पता चल जाएगा, आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ प्रोजेक्टर के ऊपर ना कि इसके पास कौन कौन सी, यानी कि क्या कहना चाहिए, यानी कि अगर हम एक TLD की बात करें तो उसकी रजिस्ट्री कौन सा अदारा मैनेज करता है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं प्रोजेक्टर के ऊपर ये सारा दिखाता हूँ कि भाई ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना मसला नहीं है, मसला इसके वर्कफ्लो को समझना है कि वर्कफ्लो है क्या। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई? तो अभी तक आपको मैंने सिर्फ 3 वर्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक TLD, CCTLD और रजिस्ट्री, ठीक है, बाकी सारी कहानी थी। अच्छा, रजिस्ट्री के साथ एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो क्या है, वो वर्ड है जी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या चीज़ है? रजिस्ट्रार वो कंपनी है जिसको ये अथॉरिटी है कि वो डोमेन रजिस्टर कर सकती है यूज़र्स की, उसे कहते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि वकील है कोई, तो उसको अथॉरिटी है कि जो भी अगले मामलात हैं कोर्ट के उसको वो जानता है कैसे करने हैं, तो वो आगे हमारा केस रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन। तो समझें कि रजिस्ट्रार एक ऐसा अदारा होता है जिसको हम मतलब जो इनकी आम यूज़र है वो इसको जाके कहता है कि भाई मुझे जो है ना abc.com चाहिए, मिसाल के तौर पे। ये क्या करता है,
आप बताएं क्या करता होगा, शाबाश। वही जो अभी तक बताया ना कि कहाँ डोमेन जानी है, ICANN से ये रब्ता करके और .com की रजिस्ट्री को वो डोमेन भेज देता होगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है कि जब हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए abc.com, ABC एग्जाम्पल है, अब ये ज़ाहिर है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेना है। ये देखते हैं अच्छा कि .com है, हर रजिस्ट्रार के पास हर TLD को रजिस्टर करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये पॉइंट समझ लगा। हर रजिस्ट्रार के पास, जैसे हर वकील हर तरह का केस नहीं लड़ता, ठीक है, वैसे ही मतलब वो एक एग्जैक्ट शायद एग्जांपल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी होती है ना। तो ऐसे ही हर रजिस्ट्रार के पास हर TLD को रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं होती। लेकिन कुछ रजिस्ट्रार इतने, यानी कि उनका बिजनेस वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उनके पास कई TLDs की ऑप्शन अवेलेबल है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सबकी, हो सकता है सबकी भी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये ऐन मुमकिन है कि एक कंपनी हो वो रजिस्ट्रार हो, और वो रजिस्ट्रार हो सिर्फ .com की डोमेन का। इसी तरह एक और कंपनी है वो रजिस्ट्रार हो लेकिन सिर्फ .pk की डोमेन का। ये बात समझ लगी। यानी कि रजिस्ट्रार का कहना क्या चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रार का ये मतलब नहीं है कि उसके पास किसी भी TLD की डोमेन चाहिए तो वो रजिस्ट्रार आपको दे देगा, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है वो दे दे, हो सकता है वो कहे नहीं जी मैं तो सिर्फ इन 5-7 TLDs का रजिस्ट्रार हूँ, बाकियों का मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता, बाकी किसी और रजिस्ट्रार के पास जाएँ जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा GoDaddy का, इंटरनेट पे सुना नाम नहीं वाला। GoDaddy.com क्या है? GoDaddy रजिस्ट्रार है। इतना मशहूर क्यों है कि बहुत सारी TLDs की डोमेन्स को ये रजिस्टर करता है, लेकिन .pk को नहीं करता। ये पॉइंट समझ लगा। तो .pk की डोमेन चाहिए तो उसके पास जाना पड़ेगा जो .pk की डोमेन करता है। अब बात वाज़ होगी कि नहीं? अच्छा, अब ये जो आपने बात की है ना कि भाई ये ICANN को कहेगा और या उसको डेटा देगा, वो रजिस्ट्री में चला जाएगा डेटा, ये बात है ऐसे ही, लेकिन इसका जो वर्कफ्लो है वो क्या है, वो एग्जैक्ट जो वर्कफ्लो है वो आपको मैं बताता हूँ। वो ये है, ICANN ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई अगर आपने किसी डोमेन का रजिस्ट्रार बनना है ना तो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर दें। कोई भी रिक्वायरमेंट है, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी आप कम से कम इतनी डोमेन रजिस्टर करवाएंगे, आप पर डोमेन इतनी फ़ीस देंगे, आपके पास टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क इंजीनियर ऐसे होने चाहिए, जो भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी वो आप देख लीजिएगा ICANN की वेबसाइट से कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म टू बिकम रजिस्ट्रार ऑफ .com .net वगैरह की, वो आपको ओपन मिल जाएगा। वो कोई हिडन चीज़ नहीं है, वो ओपन फॉर ऑल है कि कोई भी बंदा जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट मीट करता है जो वो उसका रजिस्ट्रार बन जाए। लेकिन ज़ाहिर है वही बनेगा ना जिसके पास, जो वो बिज़नेस करना चाहता है, जिसके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डोमेन को जो पब्लिक के ब्याह पर रजिस्टर। अब जब मैंने डोमेन ही रजिस्टर करनी है तो मैं ICANN को थोड़ी कहूँगा कि मुझे रजिस्ट्रार बना दो। भाई ये बात समझ लगती है ना। अच्छा, इस कंपनी ने ICANN की जब रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जो भी थी, अब ICANN जो है वो उस रजिस्ट्री को कहता है कि भाई उस अदारे को कि भाई ये जो अदारा है ना, ये आपको कोई डोमेन भेजे ना तो उसको रजिस्टर कर देना, इसको मैंने लाइसेंस दे दिया है। लाइसेंस इशू करता है ICANN, लेकिन जो डे टू डे काम होते हैं ना वो ये डायरेक्टली वेरीसाइन के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है कि भाई ये abc.com डोमेन है, फलाने बंदे ने खरीदी है, और जो भी वो बाद में आते हैं कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उधर देते हैं जब हम कोई डोमेन को बाय करते हैं। ये पॉइंट में लगा। यानी कि आप सादा से तरीके से कहूँ ना तो ये इसको एक तरह के क्रेडेंशियल या अथॉरिटी दे देता है, और जब ये इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है ना वेरीसाइन की, फ़र्ज़ करें, तो उसको पता चल जाता है कि अगर ये क्रेडेंशियल इसके पास है ना तो दैट मीन्स कि ये एक वैलिड रजिस्ट्रार है और इसकी जो भी रिक्वेस्ट आई है वो मैंने रिगार्ड करनी है। वो रिक्वेस्ट कैसी होगी भाई, या तो एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर रीन्यू की रिक्वेस्ट होगी कि जनाब ये जो डोमेन है ये पहले 1 साल के लिए ली थी, अब इसको 1 साल एक्सटेंड कर दो। पेमेंट वगैरह करने के बाद वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कट जाएगी और काम यहाँ पे होगा, डेटाबेस तो इधर है ना, और ये इसको वेरिफिकेशन आ जाएगी और हम इस कंपनी की वेबसाइट से ये सारा काम कर रहे होंगे बीइंग अ यूज़र। ये बात समझ लगी कि नहीं? ठीक है सर, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो GoDaddy.com है ये बतौर एक एजेंट के तौर पर है, लेकिन हकीकत में वेरीसाइन ये रजिस्ट्री वगैरह एग्जैक्टली वेरीसाइन जो है ये .com की रजिस्ट्री को हकीकत में ये चला रहा है और ये एक एजेंट के तौर पर है। ठीक है, वैसे इसको एजेंट नहीं कहते, इसको रजिस्ट्रार ही कहते हैं। ठीक है, वर्ड है ना, देखिए हर वर्ड को जब हम वो वर्ड नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एजेंट एक और लफ्ज़ है, वो मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाना है कि एजेंट क्या चीज़ है। एजेंट क्या होता है?
एजेंट के पास कोई लीगल अथॉरिटी आमतौर पर नहीं होती, मतलब ज़रूरी नहीं है हो। जैसे देखें ना, फ़र्ज़ करें आप जो है वो वैसे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने ना कोई चीज़ इंपोर्ट की है और आपने कस्टम क्लियरेंस करवानी है, तो अब जो कस्टम के मामलात हैं वो कस्टम का क्लियरिंग एजेंट मैनेज करता है, लेकिन वो एक लीगल बंदा होता है, ठीक है। उसको कस्टम का जो डिपार्टमेंट है वो एक लेटर इशू करता है कि भाई हाँ जी आप एक रजिस्टर्ड एजेंट हो और आप ये काम कर सकते हो, तो रजिस्टर की बात हो गई। आप उधर चले जाएं नादरा के दफ्तर या खास तौर पे पासपोर्ट के दफ्तर चले जाएं, उधर आपने जाके पासपोर्ट सिर्फ बनवाना है, तो आप बाहर ही जब लाइन में लगने वाले होते हैं उससे पहले कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है, कहता है हाँ जी मैं आपका काम करवा देता हूँ, जल्दी करवा दूंगा, लाइन में लगना पड़ेगा, कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो मुझे थोड़ी बहुत फीस दे 2000 1500 2000 जितनी भी। तो आमतौर पर जो बंदे जाते हैं वो पहले डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होना है, मुझे पता ही नहीं, मतलब शायद मैं बना ही ना सकूँ, इतना कोई कम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा। हालांकि वो चाहे सिंपल ही प्रोसीजर हो कि भाई आपने जाना है और लाइन मतलब जब आपकी बारी आनी है उसने आपको किसी बंदे ने कह देना है कि जी फलानी जगह पे चले जाओ, फलानी टेबल पे चले जाओ, उधर फोटो खिंचवा दो, उधर पर इन्फॉर्मेशन दे दो, उधर शनाख्ती कार्ड दिखा दो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। एजेंट क्या कर, अब वो ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज नहीं है ना, वो बस उसको प्रोसेस का पता है, वो हमारे ऊपर दिहाड़ी लगाता है, हमसे 1500 2000 पकड़ता है और वो बाकी प्रोसेस जो हमने वो हमारे साथ साथ जो है ना वो करवा देता है जनाब ये। हाँ अगर कोई ज़्यादा क्लेवर एजेंट है तो हो सकता है वो हमसे 2000 ले रहा है तो 500 अंदर कहीं दे के हमारा काम जो 2 घंटे लगने थे वो आधे घंटे में करवा दे, लेकिन वो लीगल बंदा नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं? तो लिहाजा आपने वर्ड ज़्यादा रखने हैं। रजिस्ट्रार एक लीगल एंटिटी है, हर बंदा रजिस्ट्रार नहीं हो सकता, लेकिन एजेंट आप भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं खुद एजेंट हूँ डोमेन का, अब जो मैंने 2-3 डोमेन रजिस्टर की हुई हैं वो एक क्लाइंट की हुई है, दूसरी क्लाइंट की हुई है, तो डोमेन उनकी मैंने रजिस्टर की है, लेकिन मैंने मतलब खुद तो नहीं की ना, वो मैंने तो इसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर दी है। तो मैं एजेंट के तौर पे होगा ना कि मैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो मैं उनसे पेमेंट लेता हूँ और इस कंपनी को पेमेंट कर देता हूँ। एजेंट वाली बात समझ लगी कि नहीं? एजेंट ये बंदा है, इसको एजेंट नहीं कहना है, इसको रजिस्ट्रार ही कहना है। अब बात समझ लगी ना क्यों कहना है? क्योंकि ये एक लीगल बॉडी है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास अथॉरिटी है, एक सर्टिफिकेट है ICANN की तरफ से। ये बात समझ लगती है यहाँ तक? अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, GoDaddy सिर्फ एक एग्जांपल है, ये नहीं समझ लेना कि GoDaddy ही रजिस्ट्रार है, ठीक है। ऐसे हंड्रेड्स रजिस्ट्रार हैं, उनकी लिस्ट ICANN की वेबसाइट से या किसी और वेबसाइट से आपको मिल जाएगी कि भाई ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार कौन कौन है फलानी डोमेन के, वो सारा आपको डेटा इंटरनेट से मिल जाता है 1 क्लिक के ऊपर। ये बात होगी जनाब रजिस्ट्रार क्या है। एक और टर्म रजिस्ट्रेंट, ये कौन है? ये वो बंदा है जो डोमेन का अनर है। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं GoDaddy के पास जाता हूँ इनकी वेबसाइट पे और एक डोमेन परचेज़ कर लेता हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेंट हूँ। ये बात समझ लग रही है ना? सीधी सी बात है। कस्टमर को इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेंट, ठीक है। कि भाई ये रजिस्ट्रेंट है, दैट मीन्स के ऑनर ऑफ द डोमेन, ठीक है, ऑनर ऑफ डोमेन, यानी कि ये बंदा है जिसने डोमेन को जो है वो परचेज़ किया है। तो ये कुछ, अब इसके बाद जो है ना वो एजेंट आता है, ठीक है, या इसे पहले लगा दें चाहे जहाँ मर्जी लगाएं, ये सारे लीगल हैं सारे, ठीक है, इनकी कोई हैसियत है। लेकिन जो एजेंट है ना वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मीन कि जिसको नहीं पता वो एजेंट के ज़रिए काम कराएगा, जिसको पता है वो कहेगा एजेंट की क्या ज़रूरत है यार, इसकी वेबसाइट पर जाओ ऐसे करके डोमेन की। मुझे नहीं पता था तो अल्लामा इकबाल टाउन में एक कंपनी है ब्रेन नेट के नाम से, शायद आपने किसी नाम सुना हो, ब्रेन नेट, ठीक है, अल्लामा इकबाल टाउन में इनका ऑफिस है। तो जब मुझे नहीं पता था तो मैं इनके ऑफिस जाया करता था, हालांकि काफ़ी दूर है लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये काम है क्या। तो ये बात है 2004-05 वगैरह की। लेकिन जब वो ज़ाहिर है फीस रखते थे, अगर वो आगे 2000 देते मेरे से 3 लेते थे। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि यार ये तो कहानी है, तो वो सफ़र भी बचा, वो पैसे भी बचे। अब जहाँ वेबसाइट खोलें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवाएं, डोमेन खरीद लें, बस आपकी होगी, उसकी सेटिंग करें, क्लाइंट को कह दें जी आपकी वेबसाइट चल रही है, अल्लाह खैर सलाह, कोई चक्कर नहीं, आप जाके किसी के दफ्तर के चक्कर लगाएं और उनको अलग से फीस दें। एजेंट की कहानी समझ लग गई? ठीक है, एजेंट एक्स्ट्रा है। आपका दिल करे तो जाएँ एजेंट के पास, अगर आप समझते हैं तो एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंट इलीगल होते हैं। एजेंट बिल्कुल जनवन काम है, ठीक है। यही तो काम है कि भाई एक बंदे को किसी चीज़ का पता है तो वो पैसे ले रहा है अपनी सर्विस के। इसको गलत नहीं समझ लेना, मतलब किसी कोई चीज़ एक्स्ट्रा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाजायज़ है या वो इलीगल है या वो कोई मतलब गलत कोई बिजनेस हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेंट, रजिस्ट्री, एजेंट, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? सही हो गया। अब हम थोड़ा सा ना डेटा की बात कर लेते हैं कि हम डेटा देते क्या हैं रजिस्ट्रार को ना, कि जो हमारा उसके सिस्टम में चला जाता है।
ये देखें, अब डेटा भी तो बात करें ना कि भाई उसके पास क्या जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट, ये रिमूव कर दूँ। इसमें एक बात कि जो कंट्री कोड बेस्ड हमारा टीएलडी होता है, हाँ, तो वो सिर्फ उसी कंट्री के एरिया में एक्सेस हो सकता है? नहीं, आपकी जो इसमें चलें एक दो पॉइंट और ऐड कर देते हैं। जो CCTLD है ना, वो ICANN ने ना उस कंट्री को ये अथॉरिटी दी होती है कि वो उस CCTLD को मैनेज कर ले, उसकी सब TLDs बना दे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ऐसी डोमेन देखी होंगी ना, .com.pk। अब ये .com वाली TLD नहीं है, क्योंकि आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। तो ये क्या है, PK की TLD है, ठीक है ना। अब इसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल ये अथॉरिटी दी है कि भाई ये .pk आपके पास है, आप इसकी सब TLD जितनी मर्जी बनाएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उसने कहा, जो भी इदारा मतलब इसको मैनेज करता है पाकिस्तान का, उसने कहा .com.pk हो गया, .net.pk हो गया, ठीक है, .gov.pk हो गया, .punjab.gov.pk हो गया, मतलब सिंध.gov, मतलब जितनी उनको चाहिए थी ना, ताकि थोड़ी रिप्रेजेंट हो के भी क्या है, ठीक है, वो उन्होंने सारी TLDs बना दी। इसको हम कहते हैं, मतलब है ये TLD, PK को हम TLD ही कहेंगे, लेकिन ये TLD सब TLD कह लें कि भाई PK मेन है, लेकिन इसकी जो सब TLD है ना, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे आएगी ज़ाहिर है वो उस कंट्री के पास है। वो कंट्री जितनी वो समझता है कि यार हाँ हमें ये बनानी चाहिए, तो वो उसको बना सकता है। एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि क्या .pk की डोमेन का मतलब है कि पाकिस्तान में खुलेगी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जो TLD होती है वो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। जैसे अगर किसी बंदे के पास .com की डोमेन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक कमर्शियल वेबसाइट है। कॉम इन कमर्शियल, यानी कि वो एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। आम तौर पे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप एक NGO चला रहे हो और .com आपकी डोमेन हो सकता है आप कि कोई पर्सनल ब्लॉग हो, जैसे मेरा bitspeeder.com है, तो अब कॉम मतलब तो कमर्शियल है, लेकिन ये कमर्शियल मैंने कोई रजिस्टर थोड़ी कराया हुआ है गवर्नमेंट, मतलब लीगल कोई टैक्स नंबर तो नहीं दिया हुआ, वो तो जस्ट एक वेबसाइट है। उस पर स्टूडेंट्स के लिए नोट्स वगैरह डाल देता हूँ, कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई टास्क दे दिया, ये बात समझने का नहीं। लेकिन कुछ TLD ऐसी होती हैं, ये बात अगेन बड़ी अहम है, कि जिसके ऊपर डोमेन रजिस्टर कराने के लिए आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक TLD, उसका नाम है GOV, गवर्नमेंट। अब ये US की जो गवर्नमेंट है ना, सिर्फ ये अपनी डोमेन इसके ऊपर रख सकती है, तो आप इसके ऊपर डोमेन नहीं ले सकते। इसी तरह ये वेबसाइट है, TLD है .gov.pk फ़र्ज़ करें, या punjab.gov, अब इसके ऊपर आप डोमेन नहीं रजिस्टर करा सकते, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे ना, उसे कहेंगे कि भाई मेरी डोमेन रजिस्टर कर दो asif.punjab.gov.pk फ़र्ज़ करें, या isdp.punjab. तो वो उसके पास मैकेनिज्म होगा ना वेरीफाई करने का कि यार ISDP क्या पंजाब गवर्नमेंट का दायरा है, भाई कुछ तो होगा ना स्ट्रक्चर, हमें उससे कंसर्न नहीं है वो क्या है। तो अगर वो फुलफ़िल नहीं करता तो वो कहेगा नहीं भी आपको ये नहीं मिल सकती। वो तो क्या कहेगा, हम जाएंगे नहीं कभी, ये काम ही नहीं करेंगे, हमें पता ही है नहीं मिलनी। इसी तरह एक TLD है .military, ये US मिलिट्री की TLD है। तो मिलिट्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं US के, वो इसके ऊपर रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब अब मैं कौन जनाब, मैंने रजिस्टर कराना इसके ऊपर, वो कहेंगे भाई किधर से आ गए, ये रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करो। ये बात समझ लगती है? तो भाई ये बात क्लियर है ना। इसी तरह एक TLD है .org, मेरा ख्याल इसकी भी शायद कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई आप उसको मीट करें फिर आपको org मिलती है। यार वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको कहानी तो समझ लगती है ना कि कुछ TLDs हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, जैसे .net, .com, .info है, जो बहुत सारी और भी हैं, EDU वगैरह। नहीं, EDU भी थोड़ी सी वो है, एजुकेशनल है ना, तो कोई ना कोई कहानी होगी इसकी कि भैया क्या आप बताएंगे कि हाँ जी आप एक रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ होगा उसका सिस्टम, ठीक है। वो आपको रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा, .edu लिख के कि अच्छा ये क्या मांगते हैं, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, ठीक है। मतलब मेन आइडिया ये है, बाकी हर एक TLD की क्या रिक्वायरमेंट है वो तो आप देख ही सकते हैं ना। आपको मेन आइडिया तो होगा ना कि भाई हर TLD, कुछ TLD पब्लिकली अवेलेबल हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, और कुछ TLDs खास कंपनीज़ के लिए, खास इदारों के लिए, खास गवर्नमेंट के लिए, खास डिपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, आम पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक बात वाज़ेह होती है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये इसको ख़त्म कर देते हैं। बस अगर थोड़ी सी समरी ज़हन में रखें ना, वो क्या है, अभी तक हमने क्या किया है, कुछ इस्तिलाहात मुतारफ़ करें। क्या बात है फ़रूक भाई, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। कुछ इस्तिलाहात मुतारफ़ कराएंगे मैंने, वो क्या हैं? TLD, ऐसा ही है ना, CCTLD, ठीक है। ये एक्चुअली ये लाइन लिखने के ऊपर मुझे
ये आधा घंटा बात करनी पड़ी है। एक्चुअली इन वर्ड्स को हमने आगे इस्तेमाल करना है डीएनएस के अंदर। अब उस कहानी समझ लगी कि पहले आपको थोड़ा सा ज़रा इंट्रोड्यूस करा दिया रजिस्ट्री और रजिस्ट्रार और क्या बात है माशाल्लाह आपका। चलें बाकी ज़ान नमाज के बाद करते हैं यार, इसको स्टॉप करना चाहिए। वो एक मार्कर और। अभी तक जो हमने बात की है ना, हमने इन टर्म्स की बात की है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो टर्म देखी है वो थी डोमेन, कि डोमेन क्या होती है, ठीक है, और CCTLD। अब हम ना थोड़ी सी बात, आप समझे कि ये लेक्चर जो है ना, ये DNS वाला, ये 2 फेजेस के अंदर है। पहला फेज़ है कि उसमें हमने ना यानी कि थ्योरी सी समझनी है कि यार स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। उसके सेकंड जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि भाई आपको ये सारा कुछ मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि देखें ये एक डोमेन है, तो देखें ये इसका रजिस्ट्रार है, और देखें ये इसका DNS सर्वर है। मतलब थोड़ा एक तरह का डेमो वगैरह दे दूंगा ना अपने सिस्टम के ऊपर, ताकि ये जो हम बातें कर रहे हैं आप रिलेट कर सकें कि हाँ जी वो जो हमने कहा है ना कि मल्टीपल कंपनीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो जो हमने कहा है कि मल्टीपल TLDs हैं तो वो कौन कौन सी हैं, कहाँ से देखना है। ये जो हमने कहा है कि भाई हर TLD को कोई ना कोई रजिस्ट्री है, तो हर एक TLD की कौन कौन सी कंपनी है जो उसकी रजिस्ट्री मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम बाद में इनके सेकंड फेज़ में हम ये वाली चीज़ों को देखेंगे। पहला फेज़ क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेना। तो ये टर्म से फेमिलियरिटी थोड़ी सी हो गई ना। अच्छा, अब हम इसमें मज़ीद 1-2 पॉइंट ऐड करते हैं। वो क्या वो ये है कि जब हम एक डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो कुछ डेटा प्रोवाइड करते होंगे ना कि भाई ये डोमेन है, ये उसका ऑनर है, एंड सो ऑन। तो वैसे तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और देते भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई वो ऑनर कौन है, उसका नाम क्या है, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का नाम क्या है। अब किसकी बात हो रही है, रजिस्ट्रेंट की बात हो रही है, कि यानी कि रजिस्ट्रेंट जब डोमेन रजिस्टर करवाता है तो हम पहली बात कर रहे हैं कि वो जो डोमेन रजिस्टर करवाते वक्त डेटा देता है उसमें से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसका इस सारे प्रोटोकॉल से ताल्लुक़ है। वैसे तो वो अपना ईमेल एड्रेस भी देता है और अपना यानी कि घर का एड्रेस भी देता है फॉर एग्जांपल, या अपना फ़ोन नंबर देता है, वो सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसकी मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो 2-3 बुनियादी बातें हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्री में जाती हैं, यूँ समझ लें, ठीक है, वो क्या है। वो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि डोमेन क्या है, ठीक है, डोमेन क्या है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई उसका जो एक्सपायरी टाइम है, मतलब ये हम डायरेक्टली नहीं देते, ये हमारा रजिस्ट्री को भेज देता है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्री में तो इन्फॉर्मेशन जाएगी ना कि इस डोमेन का एक्सपायरी टाइम ये है, बल्कि एक्सपायरी से पहले हमें लिखना चाहिए रजिस्ट्रेशन डेट। क्या ख्याल है, ठीक है, कि किस दिन इसने रजिस्टर करवाया इस डोमेन को, और उसके बाद एक्सपायरी डेट। और इसके अलावा अगर आपने उसको अपडेट किया है, फ़र्ज़ करें साल के लिए लिया था, साल के बाद अपडेट कर दिया, तो अब उस डेटा में ये इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी कि अपडेटेड ऑन, ठीक है ना, कि कब ये लास्ट अपडेट हुई है। और इस इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ बुनियादी बातें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें कि ऑनर का नेम क्या है, सो ऑन, लेकिन वो चूँकि टेक्निकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उन बातों को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक बात और क्या है कि इसका रजिस्ट्रार कौन है, यानी कि जब रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन भेजता है रजिस्ट्री को तो अपना आईडी भी तो उसका साथ जाता होगा ना, तो वो भी उस रजिस्ट्री में इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि भाई ये वाली जो डोमेन थी ये फ़लाने रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करवाई हुई है, मेरे पास रजिस्ट्री के पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। और इन सब से ज़्यादा अहम नेम सर्वर, कि इस डोमेन का नेम सर्वर क्या है। इसको और बेहतर लिखें तो हम कहेंगे डोमेन नेम सर्वर। क्या कहेंगे, डोमेन नेम सर्वर, कि इस वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर कौन सा है। अब ये क्या बात हुई कि इस वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर कौन सा है, इस बात को थोड़ा सा ना खोलता हूँ ज़रा। किसी वेबसाइट के डोमेन नेम सर्वर से मुराद होती है कि जब हम एक डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो उस वक्त हम एक IP एड्रेस देते हैं या एक मतलब एड्रेस देते हैं जो हमारी डोमेन के नेम सर्वर का एड्रेस होता है। ये वो सर्वर होता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी वेबसाइट होस्ट कहाँ पे है। देखिए इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर में तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि ये वेबसाइट फलानी जगह पे होस्टेड है। अब भाई अगर किसी के पास भी नहीं है
तो फिर तो कभी हम पहुंच नहीं सकते होस्ट तक। तो आप समझें कि अभी इस रजिस्ट्री को ये नहीं पता होता कि हमने डोमेन कहाँ होस्ट की हुई है, नहीं, उसको ये, उस रजिस्ट्री को क्या पता होता है, उसको ये पता होता है कि अगर इसकी क्यूरी आई ना कि ये डोमेन किधर होस्टेड है मिसाल के तौर पे, तो मैंने कह देना है कि इससे पूछो। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं? यानी कि हम रजिस्ट्री को अपने होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं बताते, उसको अपनी डोमेन का नेम सर्वर का एड्रेस बताते हैं। और जब भी हमारी क्यूरी रिजॉल्व होती है कि भाई इस डोमेन का कौन सा होस्टिंग का आईपी एड्रेस है, तो जब भी कोई बंदा, कोई कंप्यूटर, कोई प्रोग्राम रजिस्ट्री के कंप्यूटर के पास जाएगा, वो उसको इस कंप्यूटर का एड्रेस दे देगा। वो कहेगा इससे पूछो जाके, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे बस ये पता है कि ये डोमेन का ये नेम सर्वर है, बाकी ये किधर होस्टेड है इस कंप्यूटर जाके पूछो। रजिस्ट्री कहती है मेरा ये काम नहीं है किस बात का ख्याल रखूं कि इसने ये वेबसाइट कहाँ पर होस्ट की हुई है। सिर्फ वैलिडेशन मतलब है कि हाँ, सिर्फ वैलिडेशन इसका काम होता है। किसका काम? वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन भी नहीं कहेंगे, बस ये डेटा उसके पास है, बस इसमें कोई वैलिडेशन वाली बात नहीं है। अगर वैलिडेशन इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जब ये डेट ख़त्म हो जाएगी तो रजिस्ट्री से निकल जाए, तो यस, मतलब उस चीज़ को वैलिडेट करते हैं कि भाई अगर ये डेट एक्सपायर हो गई है तो अब ये रजिस्ट्री में ये रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसकी भी थोड़ी सी डिटेल है, वो भी हमारा एजेंडा नहीं है कि वो क्या फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं कि नहीं करते, ठीक है, वो हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। तो एंड पे याद करवाइएगा कि अच्छा ये इसका ख़त्म होने का क्या तरीका है। अभी हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर में ये बात वाज़ेह हुई। अच्छा, अब हम ये इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन हम रजिस्ट्रार को खुद देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार अपनी तरफ से रजिस्ट्री को भेज देता है। मिसाल के तौर पे कौन सी डोमेन है हम बताएंगे ना, रजिस्ट्रेशन डेट हम बताएंगे ना जिस दिन रजिस्टर कर रहे हैं, क्या ख्याल है, एक्सपायरी वो बताएगा। यानी हमने चूज़ किया 2 साल के लिए ले रहा हूँ तो एक्सपायरी वो खुद ही बता देगा कि 2 साल बाद ये एक्सपायरी डेट है। तो यूँ समझिए ये भी हम ही बता रहे हैं ना, पेमेंट करके, पेमेंट से एक्चुअली एक्सपायरी डेट ही बता रहे हैं ना कि कितनी देर तक ये हमारे पास रहनी चाहिए। अपडेटेड ऑन भी हम ही बताते हैं कि हमने कब अपडेट किया है, बताते किसको, रजिस्ट्रार को, वो ये इन्फॉर्मेशन किसको कन्वे करता है, रजिस्ट्री को। बस ये बाजी में रहनी चाहिए। रजिस्ट्रार भी हम ही चूज़ करते हैं, ठीक है, और डोमेन नेम सर्वर भी हम ही बताते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे थ्रू ही जारी होती है रजिस्ट्री के सिस्टम को। यहाँ तक बात वाज़ेह है? अच्छा सर्वर ये हमारे थ्रू कैसे जाती है? हम उसका आईपी एड्रेस दे देते हैं, यानी कि उस वेबसाइट को ओपन करते हैं रजिस्ट्रार की और उसे कहते हैं कि भाई ये मेरी डोमेन है और ये इसका डोमेन नेम का सर्वर का आईपी एड्रेस है। अब हमारे पास वो आईपी एड्रेस कहाँ से आता है, ये हमारा अगला एजेंडा है, वो देखते हैं कि वो कहाँ से आता है। अभी मैंने मेन स्ट्रक्चर तो समझा ना पहले, उसके बाद देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट की डिटेल क्या है। जैसे पहले आपको मैंने बताया है ये हर एक इंडिविजुअल पार्ट की क्या डिटेल है। अब हम अगली बात की, उसके बाद अब मैं बताऊँगा इसकी हर एक लफ्ज़ के अंदर जाता रहूँगा कि अच्छा ये तो सीधी सीधी चीज़ें हैं ना। तो एक्चुअली तो ये लफ्ज़ ही इंट्रोड्यूस करना है ना अब कि यार ये नेम सर्वर की क्या कहानी है, ये किधर से आता है, हम कैसे ये देते हैं और ये सिस्टम कैसे आगे काम करता है। ये डेटा रजिस्ट्रार अपने पास भी रखता है और कुछ डेटा यानी कि रजिस्ट्री को भी भेज देता है। मतलब मैंने वो डेटा जो वो अपने पास रखता है या टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने स्किप कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा, अपना होम एड्रेस नहीं लिखा, समझ रहे हैं, मतलब जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं लिखा क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रार वैसे इस तरह की चीज़ें सारी मांगता है मतलब हमसे ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस लफ्ज़ की कि यार ये क्या लफ्ज़ है भाई, इसकी डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा कि ये क्या कहानी है। देखें वो जो हमने अभी बात की थी ना कि भाई जो टॉप लेवल डोमेन TLD की जो रजिस्ट्री है वो उसके पास हमारा डेटा होता है, तो वो डेटा किसी कंप्यूटर में रख के उसको पब्लिश भी तो करती होगी ना, ताकि जब इंटरनेट पे कोई भी कंप्यूटर उससे पूछे कि बताओ ये .com की डोमेन तुम्हारे पास है, तो वो बताए कि हाँ जी मेरे पास है और ये इसका नेम सर्वर है, इससे जाके पूछो इसकी बाकी डिटेल। कुछ तो सर्वर होगा ना, ये बात तो वाज़ेह है ना। तो आप समझें कि उसे कहते हैं TLD नेम सर्वर। क्या कहते हैं उसको? TLD का नेम सर्वर, ठीक है। पहले मैं इसको एक बॉक्स सा बनाता हूँ, फिर आप उसको उसकी तो डिटेल बताता हूँ क्या है। इसे क्या कहते हैं जनाब? TLD नेम सर्वर, NS लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कह देते हैं DNS डोमेन नेम सर्वर और इसको कह देते हैं TLD NS यानी कि TLD का नेम सर्वर। TLD का नेम सर्वर क्या होता है? अगर जनरल सी बात करें, इनकी बड़ी ब्रीफ सी बात करें तो समझें कि ये एक कंप्यूटर है, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ये पूरा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है जो मिलकर ये सारे काम कर रहा होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो थोड़ा सा और डिफरेंट टॉपिक है, वो नेटवर्क्स में और स्केलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में चला जाता है वो टॉपिक। इसलिए आप समझें एक कंप्यूटर में, इसलिए एक कंप्यूटर हम टेक्निकली कह रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटर है ये। अच्छा,
इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है? जो डेटा रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री को दिया होता है, रजिस्ट्री वाली कंपनी वो डेटा अपने TLD नेम सर्वर पे पब्लिश कर देती है। मिसाल के तौर पे इसमें क्या पड़ा होता होगा? फ़र्ज़ करें हमारी एक डोमेन थी abc.com, तो इसमें पड़ा होगा कि भाई abc.com डोमेन है, रजिस्ट्रेशन डेट फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमने ये रजिस्टर कराई है, लेट से आज का तारीख है 15 फ़रवरी को रजिस्टर करवाई है, ठीक है, 2021। एक्सपायरी डेट क्या है? फ़र्ज़ करें हमने 1 साल के लिए करवाई है, तो हम कहते हैं जी ये जो है ना ये 14 फ़रवरी 2022 को एक्सपायर हो जाएगी। और अपडेटेड ऑन कुछ नहीं है, अभी हमने अपडेट नहीं किया, अभी तो रजिस्टर कराई है ना, वो तो अगले साल ये डेट बनेगी। रजिस्ट्रार कौन है? फ़र्ज़ करें हमने GoDaddy से कराई है, लेट से, तो इसके अंदर इसकी कोई ID कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी ना, लेट से हम कहते हैं जी 21 नंबर ID GoDaddy का है, उसने हर कंपनी को क्या किया हुआ है? एक ID दी हुई है, ठीक है, यानी कि ICANN ने। डोमेन नेम सर्वर ये भी यहाँ पर पड़ा होगा, ये हमने जो दिया था। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर कौन सा है, अज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर है 1.1.1.1। कोई कंप्यूटर ही होगा ना, कोई IP एड्रेस ही होगा ना इंटरनेट पे, जिसको मैं जाके बताऊँगा कि भाई मेरी वेबसाइट होस्टेड कहाँ पे है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये किसकी TLD है? ये सारी जो TLD नेम सर्वर है कौन से कंप्यूटर, ये कौन से TLD का है? .com की TLD का है, हमारे है ना, ये देखो ना .com लिखा है। क्या इसके अंदर .net की एंट्री हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये एक अलग डेटाबेस है। एक कंपनी तो मल्टीपल मेंटेन कर सकती है, लेकिन जो एक TLD नेम सर्वर है वो एक TLD का डेटा ही मेंटेन करेगा। दैट मीन्स के वेरीसाइन के सर्वर जो हैं उनके पास .com की जितनी भी डोमेन आज तक रजिस्टर्ड हुई हैं उन तमाम की लिस्ट उनके पास एक कंप्यूटर के अंदर कहीं पे सेव है और उसका ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ लगती है? इसी तरह और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और सर्वर होगा जो .net का होगा, एक होगा जो .gov का होगा, एक होगा जो .pk का होगा, अलग होंगे ना हर कंपनी का, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिलता जुलता उनका यही होगा कि भाई हाँ उसमें ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। सर ये TLDNS को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? जी ये TLD का नेम सर्वर है, इसको किसने चलाया है? उस TLD की रजिस्ट्री के पास है ये, वो मजाज है, इसकी ऑथराइज्ड है, तो वो डेटा तो हमने पहले रजिस्ट्रार के थ्रू उसको फॉरवर्ड किया हुआ है, तो वो डेटा सारा उठा के अपने नेम सर्वर के अंदर पब्लिश कर देते हैं। और नेम सर्वर जाहिर है वो कंप्यूटर है, जैसे MySQL एक सर्वर है वैसे ही नेम सर्वर भी एक सर्वर है। उसको रिक्वेस्ट भेजें वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, उसको .com भेजें वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये किसने रजिस्टर कराई थी, एक्सपायर कब हो रही है, इसका नेम सर्वर क्या है, वो सारा हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये बात समझ लगी कि नहीं? सारे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसे समझ गए ना कि .com है तो .net का, .tv का, .pk का, .india, .afghanistan व्हाटएवर सब का यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये पड़ी होगी। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि भाई ये तो TLD नेम सर्वर हो गया ना, ये जो एड्रेस दिया है हमने ये भी तो किसी कंप्यूटर का है ना, तो यहाँ पे उसको समझ लें कि भाई ये हमारा जो डोमेन है ना ये है 1.1.1.1, यानी कि ये वो कंप्यूटर है जिसको हमने क्या बताया हुआ है? शाबाश, इसको हमने क्या बताया है? इसको हमने IP एड्रेस बताया। IP एड्रेस किस चीज़ का? डोमेन। नो, सही लफ्ज़ बोलने अब आपने, इसको हम किसका IP एड्रेस बताएंगे? वेरी नाइस, किसने कहा है? शाबाश, होस्टिंग का IP एड्रेस बताएंगे। ये बात समझ लगती है? कैसे बताएंगे? इसकी एंट्री एक बेसिक से एंट्री करके दिखाता हूँ। इसमें क्या पड़ा होगा? इसमें ये पड़ा होगा ना abc.com की जो डोमेन है, ये इसका जो होस्टिंग सर्वर है वो है 1.1.1.2। एक मिसाल ले रहा हूँ, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर ही होगा ना भाई, ठीक है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये तो वैलिड एड्रेस नहीं है। ये अलग एक टॉपिक है कि IP एड्रेस की रेंजेस क्या होती हैं, वैलिड कौन से होते हैं, नहीं कौन से होते हैं, कौन से हम रजिस्टर कर सकते हैं, कौन से हम नहीं कर सकते, वो एक अलग सी स्टोरी है। अभी आप समझें ये कोई IP एड्रेस XYZ, तो आसानी के लिए हम इसको 1.1.2 3 4 5 6 करते रहेंगे। सही हो गया? ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यार मेरी एक और सब डोमेन मैंने बनानी है, जैसे आप लेगा मेल डॉट या www.abc.com, या मैं कहता हूँ जी मेरी कंपनी का जो ब्लॉग है ना वेबसाइट का वो होना चाहिए इसके ऊपर ब्लॉग, यानी कि उसकी जो डोमेन होनी चाहिए blog.abc.com। सही है ना? ये एड्रेस हो सकता है ना किसी वेबसाइट, यानी कि ये अब ये जो ब्लॉग है ये क्या है? ये .abc की भी सब हो गई है ना, उसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ABC की जितनी भी सब हैं वो मेरे पास उसकी अथॉरिटी है, मैं जितनी मर्जी रजिस्टर कराता रहूँ बनाता रहूँ, वो उसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने बस यहाँ जाकर उसकी एंट्रियाँ करनी है और बनाते जाना है। ये तो .com के नीचे आ रहा है, .com के लेफ्ट पे आ रहा है ना भाई, ये बात समझे ना। देखो .com चला गया वेरीसाइन के पास, abc.com चला गया वेरीसाइन के पास, .com तो उसके पास था ना, यानी कि जो टॉप लेवल डोमेन थी ना वो। तो ये जो बंदा abc.com को ऑन करता है ना, वो इसके सब डोमेन जितनी मर्जी बना ले, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं। ये बात समझ लगी। अब देखिए फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ abc.com तो मैंने इस कंप्यूटर पे रखी हुई है, एक वेबसाइट है ना, फ़र्ज़ करें PHP का कोड है वो मैंने इस कंप्यूटर पे रखा है, लेकिन जो मेरा ब्लॉग है ना वो फॉर सम रीज़न वो मैंने किसी और कंप्यूटर से होस्टिंग ली है उसकी, वो मैंने किसी पे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये वाली जो सब डोमेन है ये पड़ी है, फ़र्ज़ करें 1, इसको 2 कर लेते हैं, चले थोड़ा सा ज़रा होस्टिंग का लगा रहेगा ज़रा, ये पड़ी है 1.2.1.2 के पास। इसी तरह मैं जितनी भी सब डोमेन रजिस्टर कराता जाऊँगा, अगर मैंने उसी कंप्यूटर पर रखनी है तो उसका IP एड्रेस वही देता रहूँगा, ठीक है ना। अगर मैंने उसको रखना है किसी और कंप्यूटर पे तो उसका मैं IP एड्रेस चेंज करता रहूँगा। अब ये बात समझ लगी ये वाली, कि भाई जब कोई कंप्यूटर इससे पूछेगा कि बताओ abc.com का एड्रेस क्या है, या अगर कोई इससे पूछेगा कि बताओ blog.abc.com का क्या है, इसने ये नहीं देखना कि ब्लॉग किधर पड़ा है, इसने ये देखना है एंड पे जो कमर्शियल डोमेन है वो क्या आई है, abc.com। इसने ये वाला एड्रेस उसे रिटर्न कर देना है। वो फिर क्यूरी इसके पास आएगी, ये देखेगा कि abc.com की क्यूरी आई है, blog.abc.com की आई है या कोई और आई है, तो जिसके साथ मैच करेगा ये वाला एड्रेस उस कंप्यूटर को ये भेज देगा। ये पॉइंट वाज़ा होता है कि नहीं यार। ये होस्टिंग कंप्यूटर है, ये भी तो इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर होगा ना, तो इसको भी एक डब्बा बना लेते हैं कि यार ये भी है जिसके ऊपर हमने अपना डेटा रखना है। तो आप समझें कि यहाँ पर ये है, लेट्स से हम कहते हैं कि भाई ये क्या है 1.2.1.1 हमारा होस्टिंग सर्वर है। इसमें क्या पड़ा हुआ है, abc.com का कंटेंट पड़ा हुआ है ना। तो आप समझे कि इस कंप्यूटर पे एक्चुअली हम अपना कोड रखते हैं, या फाइल्स या इमेजेस वगैरह या CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल रखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये वेब सर्वर होगा ना, कोई होस्टिंग जो हुई अपाची में रख के हम डाटा चला रहे हैं ना अपना। तो दैट मीन्स कि ये हमारा अपाची होगा, इसके अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो पड़ी होंगी। दैट मीन्स कि इसके अंदर हमारा PHP CSS जावास्क्रिप्ट और जो भी हमारा सारा बाकी स्ट्रक्चर है वो हम इसके अंदर रख देंगे। बिल्कुल जैसे आप HTDocs के अंदर जाके एक फोल्डर बना के अपना सारा डेटा रख देते हैं, उसी तरह सिर्फ ये इस कंप्यूटर पे जाकर रखना है, बाकी कोई स्ट्रक्चर में फंडामेंटल कोई फ़र्क नहीं है। सर ये हमारा हकीकत में हमारा ये होस्ट यही होगा, होस्ट हमारा यही है, इसे कहते हैं होस्टिंग सर्वर। ये लफ्ज़ आपको बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। कभी होस्टिंग को डोमेन नेम सर्वर नहीं कहना और डोमेन नेम सर्वर को होस्टिंग नहीं कहना, और TLD को डोमेन नेम सर्वर नहीं कहना। TLD का नेम सर्वर लगा है। ये क्या चीज़ है, इसको भी कोई नाम देना भाई। ये क्या है, ये कौन सा कंप्यूटर है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन NS है। तो ये नेम सर्वर ही, नेम सर्वर क्यों है कि भाई इसको एक नाम दें तो उसके अगेंस्ट IP बताता है, नेम सर्वर ही हो गया ना। लेकिन ये डोमेन नेम सर्वर है, इसको डोमेन देंगे तो उसका बताएगा। इसी तरह ये भी यही करता है, नेम सर्वर है लेकिन इसको TLD दें तो उसका IP बताता है। तो abc.com क्या कहना चाहिए, यानी कि सॉरी इसको TLD नहीं, इसको डोमेन दें तो ये उसका IP एड्रेस बताता है, इसको वो डोमेन दें तो उसका होस्टिंग IP एड्रेस बताता है। थोड़ा सा फ़र्क समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों IP एड्रेस बता रहे हैं, लेकिन ये IP एड्रेस बता रहा है उसके नेम सर्वर का, और ये वाला जो कंप्यूटर है ये बता रहा है IP एड्रेस उसके होस्टिंग सर्वर का। फ़र्क समझ लगा कि नहीं, कि डोमेन नेम सर्वर दोनों में होती तो IP एड्रेस की एंट्री है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है। ये बात क्लियर है। अच्छा अब हम बात करते हैं, ये हमारे सारे होस्टिंग सर्वर हो गया, डोमेन नेम सर्वर हो गया, TLD नेम सर्वर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई फ़र्ज़ करें एक यूज़र है, वो भाईजान इधर बैठे हुए हैं और उन्होंने क्यूरी की कि जनाब क्या क्यूरी की, बताएं क्या क्यूरी की, आप समझें। इसने अपने एड्रेस बार में लिखा abc.com, ये लिखेगा ना, और एंटर का बटन प्रेस किया, सही है। हमने कहाँ पहुँचना है, किधर पड़ी है वो abc.com, किधर पड़ी है, इधर पड़ी है। तो हमें जवाब में क्या मिलना चाहिए इसको, 1.2.1.1.1,
तो 3 तो बोल दिया, समझ रहे ना, ये वाला एड्रेस मिलना चाहिए। ये किससे पूछेगा? इसके पास। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है? देखिए बात तो वहीं की वहीं आ गई, इसको जिसका भी आईपी, तो एक अज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.2 मिसाल के तौर पे। ये हमने यूज़ तो नहीं किया ना पहले, ठीक है। आप कहते हैं कि ये इससे पूछेगा, सही हो गया। मैं कहता हूँ इसको ये कैसे पता चलेगा कि ये, मतलब हम बीइंग अ यूज़र सोचे ना, हमें क्या पता होता है इस बात का कि ये .com की TLD का नेम्स नहीं पता होता ना, लिहाजा ये बात गलत हो गई। कहानी समझ लगी कि नहीं ये वाली? यार आपको क्या पता, मुझे क्या पता कि जो .com की TLD है उसकी जितनी भी डोमेन्स हैं उस TLD के ऊपर, उसके जो नेम सर्वर्स हैं वो कौन से कंप्यूटर पे पड़े हैं। ये तो यहाँ पड़े हैं, ये कंप्यूटर तो ये है यार, ये तो एग्जांपल लिया ना भैया ना, कहना 1.1.2 पे पड़े हैं, और यार ये तो एग्जांपल है ना। इशू समझ लग रहा है कि नहीं? ये क्या करता है, अब इसकी स्टोरी बताता हूँ। कैसे करता है, किससे आगे पूछे, यही तो कह रहा हूँ, किससे पूछेगा। फिर देखिए इसके पास पड़ा है .com की सारी डोमेन्स का, राइट। एक और कंप्यूटर है उसके पास पड़ा है फर्ज करें .pk का, एक और है उसके पास पड़ा है .net का सारा डेटा। इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है? दुनिया में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, मतलब अगर बिलियन नहीं तो शायद बिलियन ही हूँ, लेकिन जितने भी है, खैर वो भी इशू समझ लग रहा है। रजिस्ट्री के पास ही जाएगा और वो इसे बताएगा कि ये कहाँ पर। यार सवाल आपका जवाब ठीक है, इसका सवाल भी तो बनाए ना। जवाब तो यही है कि भाई हाँ जी रजिस्ट्री के पास जाएगा, और कैसे जाएगा? अगर ये जवाब देते हैं तो मैं जवाब फिर मैं भी देता हूँ एक, ये इसी के पास चला जाए डायरेक्ट। ये बात समझ लगी कि नहीं? लॉजिक नहीं बनती ना। अच्छा ये क्या करता है, अब इसकी भी स्टोरी सुनिएगा। ये क्या करता है, ये जिससे आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है ना, जिसको हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे फ़र्ज़ करने PTCL से लिया हुआ है ना, तो PTCL के जो सर्वर रूम है फ़र्ज़ करें, वहाँ पे एक नेम रिजॉल्वर चल रहा है, उसे कहते हैं NS रिजॉल्वर, ठीक है। एक रिजॉल्वर, उसके पास एक प्रोग्राम है वो चल रहा है। वो प्रोग्राम क्या करता है, हम इस प्रोग्राम को इसको कहते हैं अपने ISP को ना, आपने कभी सेटिंग में देखें कि हम उसमें लिखा होता है कि DNS सर्वर एड्रेस, वो एड्रेस इसका होता है। वो जो नेम सर्वर रिजॉल्वर है ना, इसको आप कह सकते हैं कि DNS रिजॉल्वर या DNS भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर के लिए DNS कौन है, जो हमारे ISP में कंप्यूटर पड़ा है, बस। इसको कोई कंसर्न नहीं इस बात से कि यार ये क्या कहानी भी चल रही है। यहाँ तक पहुँच गया? ये क्या करता है, अब इसकी वो बात है, जो काम इसने करना था उसके पास चला गया ना। लेकिन अब ये टेक्निकल बात हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, उन्हें पता है ये सारा काम क्या करना है। ये तो समझ लगता है ना। ये क्या करता है, देखिए TLDs तो लिमिटेड है ना, क्या ख्याल है? मतलब फ़र्ज़ करें 1000 हैं या 1500 हैं, तो 1500 के अगर एक IP एड्रेस 5 IP एड्रेस भी हूँ तो 1500 × 5 मतलब 75, तो 7500 फ़र्ज़ करें IP एड्रेस, एक मिसाल ले रहा हूँ, या चलो 5 को एक ही बात करते हैं। 1500 IP एड्रेस है ना, सिर्फ 1500 IP एड्रेस मेंटेन करने हैं। एक अप्रोच तो ये है कि हम इसके अंदर, हमसे मुराद जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसके अंदर 1500 IP एड्रेस जो है ना वो हार्ड कोड कर दे कि तुम्हारे पास .com आए तो इस पे चले जाना, .net PK आए तो उसके पास चले जाना, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें अपडेट आ गई तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये अपडेट हो गए हैं, या अगर कोई एक नई TLD रजिस्टर कर दी, यानी कि ICANN ने एक नई TLD को क्रिएट कर दिया और इस यहाँ बंदा बैठा है, उसने उस TLD की वेबसाइट खोल ली, अब इसके अंदर तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये पॉइंट समझ लगा? यानी कि ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा कि अगर हम यहाँ पे वो सारी लिस्ट को हार्ड कोड कर दें। इसका सोल्यूशन क्या ढूंढा गया, इसका सोल्यूशन ये ढूंढा गया, मज़ा आ रहा समझने का, इंटरेस्टिंग है ना ये स्ट्रक्चर सारा, और आसान भी है, देखें कितना नेचुरल सा है। इसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि यार ये डेटा तो थोड़ा सा ही है ना, 1500 है तो कुछ अर्से बाद 1501 हो जाएगा फ़र्ज़ करें, और 6 महीने बाद शायद कोई और TLD है। यानी कि डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो इंटरनेट नहीं चल सकता,
कोई डोमेन रिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन डेटा थोड़ा है, ऐसा ही है ना, थोड़ा 1500 रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होते ना, बढ़ेंगे भी तो कितने के बढ़ जाएंगे, ये तो नहीं कि डेली एक TLD रजिस्टर हो रही है, मतलब कभी कभार कोई हो जाती है। दैट मीन्स कि डेटा कम है, लेकिन डेटा क्या है, वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हल उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, एक रूट सर्वर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं जनाब, रूट नेम सर्वर। क्या कहते हैं इसको, रूट नेम सर्वर, ठीक है ये नेम सर्वर ही, रूट नेम सर्वर। इस कंप्यूटर में वो IP एड्रेस रख देते हैं किसके, TLD NS के, यानी कि इसका 1.1.2 था, फर्ज करें इसका था 1.1.2.2 था, फर्ज करें 2.2 इधर यूज़ तो नहीं होगा कहीं, ठीक है, इसका था 1.1.2.3 था, फर्ज करें। ऐसे ही बहुत सारे थे ना, जितनी TLDs हैं उतने ही थे ये, और अगर बैकअप वाले भी डालें तो 5-6 गुना ज़्यादा ही थे ना, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो थोड़ा सा ही बनाना है यार, 1500 की बजाय अगर 7-8 हज़ार 10,000 भी होते हैं तो थोड़ा सा डेटा अगर देखें ना, मतलब KBs के लिहाज से बात तो चंद KB की फाइल बनेगी ना एक तरह की। अच्छा, ICANN ने इसका ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, वो कहते हैं कि यार बजाय इसके कि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स पे ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो ये सारी लिस्ट कहीं से पकड़ें, ऐसा करते हैं एक सर्वर चला देते हैं, और उस सर्वर पे क्या रख देते हैं, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन कि कौन सी TLD का नेम सर्वर कौन है, बस। यानी कि इसमें क्या डेटा पड़ा है, सिर्फ ये कि भाई .com कहाँ पड़ा है, .com 1.1.1.2 के पास जाओ। अगर इसको क्यूरी आती है किसकी, .pk की, तो इसे क्या कह देगा, कहेगा 1.1.2.2 के पास जाओ। अगर आती है .net की तो क्या कह देगा, ये कहानी समझ लग गई। इसका अपना भी तो कोई IP एड्रेस होगा ना, भी तो कंप्यूटर है। फ़र्ज़ करें वो एड्रेस है 1.1.1.3, लेट्स से। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये IP एड्रेस फिक्स है, ये IP एड्रेस क्या है, फिक्स है। अब इसकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। अभी आप ये समझे कि ये की IP एड्रेस है। जब भी इसको कोई डेटा चाहिए तो ये किससे पूछेगा, 1.1.1.3 से, दैट्स इट। अब इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं, लेकिन आपको मेन आइडिया बता रहा हूँ कि रूट सर्वर फिक्स करने का फ़ायदा समझ लगा, क्या हुआ, क्या हुआ बताएं, शाबाश। कि अगर कभी चेंज आती है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा, हम वो चेंज कहाँ कर देंगे, इधर कर देंगे। तो जब भी इसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या आउटडेट हो जाएगी फ़र्ज़ करें, तो ये इससे पूछेगा ना, फ़र्ज़ करें एक बिल्कुल नई TLD है, जैसे हमने कोशिश करके .लाहौर की TLD रजिस्टर करा ली मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा वेबसाइट ओपन करता है programming.lahore, ये एंटर करता है, तो ये इसके पास क्यों नहीं गई, ये इससे पूछेगा कि भाई लाहौर किधर है, लाहौर मतलब लाहौर की TLD का नेम सर्वर किधर है, ठीक है। और भाई समझ लग रही है ना, ये नहीं कहना लाहौर पाकिस्तान में है, ये जवाब देना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ना एक, तो इस स्ट्रक्चर की खूबसूरती समझ लगी कि हमने जो वाइटल इंफॉर्मेशन थी, जो थोड़ी थी, उसको क्या किया, एक कंप्यूटर पर सेव करवा दिया, ठीक है। और जब भी जिसको चाहिए वो इससे पूछ ले। तो लिहाजा फ़्लो क्या बना, मैं थोड़ा फ़्लो बनाता हूँ। पहले स्टेप पे ये इसे कहता है, अगले स्टेप पे अगर इसके पास ना हो, ये भी तो हो सकता है इसके पास पहले ही हो वो इन्फॉर्मेशन, इसने कैशे की हो अपने पास ना, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो वेबसाइट इसने कही है ना, इसने पहले कभी उसका एड्रेस रिजॉल्व नहीं किया, इसकी कैशे में वो नहीं पड़ा हुआ। तो ये क्या करेगा, स्टेप 2 इसको कहेगा, क्या कहेगा, क्या ये वाला नहीं, एग्जैक्ट बताएं क्या कहेगा, नहीं लाहौर की बात ना करें, abc.com की बात करें। और ये वो लाहौर तो एक एग्जांपल थी ना नई TLD की, नई TLD को छोड़ दें, अभी मौजूदा वाली को समझ ले पहले। यानी कि इसको क्या पूछेगा, ये उससे पूछेगा कि .com की TLD, शाबाश, वेरी नाइस, ये .com की पूछेगा, ये abc.com की बात नहीं करेगा। कर भी दे तो उसको जवाब .com का ही आना है। ये बात समझ लगी कि नहीं। ये पूछेगा कि बताओ .com किधर है भाई, अगर इसको नहीं पता। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक डोमेन नेम सर्वर का रिजॉल्वर हो, उसको .com की TLD का NS का एड्रेस ना हो उसके पास, उसकी कैशे में आ ही चुका होगा, ठीक है। मतलब वो तो इतनी कॉमन डोमेन है ना, सब TLD है। फ़र्ज़ करें नहीं था यार, नया अभी हमने चलाया था कंप्यूटर जिसके ऊपर भी सारा डेटा आना है।
दूसरी रिक्वेस्ट ये हो गई। जी। तीसरी में रिस्पॉन्स आएगा, हाँ जी। क्या जवाब आएगा? 1.1.1.2। शाबाश 2 इसके पास आ गया। ये अपने कैशे में रख लेगा, ये कहेगा कि अच्छा जी जो .com है ना वो पड़ा हुआ है 1.1.1.2 पे। जी। ठीक हो गया। अब ये जाएगा 1.1.2 के पास, ये इसके पास गया, इसे क्या कहेगा? ABC. शाबाश abc.com का नेम सर्वर कौन है, यानी ये कौन सा कंप्यूटर है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये वेबसाइट होस्टेड कहाँ पे है। जी। होस्टिंग का एड्रेस नहीं पूछ रहा ये, ठीक है। ये इसको जवाब दे, ये हमारा 4th स्टेप हो गया। 5th में आंसर आएगा क्या? 1.1.1.1 आंसर आ गया। ये अपने पास रख लेगा कि भाई जो abc.com है ना वो उसका जो नेम सर्वर है ना वो है 1.1.1.1। क्यों रख लेगा? ताकि अगर थोड़ी देर बाद यही यूज़र या एक और यूज़र भी कहे ना कि भाई abc.com को ओपन करो, तो ये अब इससे दोबारा नहीं पूछेगा, ये इसके बाद डायरेक्ट जाएगा, कहेगा कि भाई ये बताओ कि इसका होस्टिंग कौन है। ये समझ लेगी कि अपने पास क्यों रखता है। इसको कहते हैं कैशे करना। क्या करना? कैशे करना। यानी कि कैशे हमेशा टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी तौर पे थोड़ी देर के लिए रख लेता है इसको, ठीक है। थोड़ी देर, अब ये थोड़ी देर का लफ्ज़ भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बाद में आते हैं, ये आपने बातें याद रखनी है ज़रा, ठीक है कि थोड़ी देर क्या होती है भाई, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर बाद में आते हैं। ओके, फिर ये क्या करेगा बताएं? शाबाश, ये इसके पास जाएगा, क्या लेके जाएगा? हाँ, ये कहेगा कि भाई abc.com का होस्टिंग सर्वर कौन है। ये अपनी लिस्ट में देखेगा कि किसका पूछा गया है, blog.abc का पूछा गया है, abc का पूछा गया है, किसका, इसको पता चलेगा। फ़र्ज़ करें abc.com का पूछा है तो 1.1.1.1 सॉरी 1.2.1. तो रिज़ल्ट में क्या आया? ये अपने पास ये इन्फॉर्मेशन भी रख लेगा। इसके साथ ना इसकी टाइप भी होती है, ठीक है ना, कि ये ड्रेस किस टाइप का है। तो इसको सिर्फ ड्रेस ही नहीं होता, बना ही देता हूँ यार कहीं इससे कंफ्यूज ना हो जाए आप। ये देखें, इसको पता होता है ये नेम सर्वर का एड्रेस है, ये नेम सर्वर का एड्रेस है, ठीक है ना। और जब ये रखेगा ना यहाँ पे abc.com के अगेंस्ट 1.2.1.1, तो यहाँ पे ये नेम सर्वर नहीं कहेगा, ये कहेगा होस्ट। उसको हम आमतौर पे एयर कोड कहते हैं, ट्रिपल एयर कोड कहते हैं। होस्ट भी कह सकते हैं लेकिन उसको टेक्निकली हम एयर कोड कहते हैं। ये मीन कि उसका होस्टिंग का कोड। ये बात समझ लगी कि नहीं? ये बात वाज़ेह हो गई। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? छठा। 7वें में क्या जवाब आया यहाँ से? 1.2.1.1 आ गया। ये 7th स्टेप हो गया। इसने ये भी रख लिया अपने पास, और ये इसको क्या जवाब देगा? अब ये इसके पास खुद नहीं जाएगा, इसका काम थोड़ी है ये काम करना, इसका काम है उसका IP एड्रेस ढूंढ के लाके देना। तो क्यों भाई, ठीक हो गया, बात वाज़ेह हो रही है। अच्छा, अब ये इसको कहेगा कि भाई जो तुमने कहा था, इसने कहा क्या था? इसने कहा था abc.com किधर है भाई? इसने तो बस मासूम सा सवाल किया था, ठीक है। उसको देखें कितनी जान मारनी पड़ी है। ये इसके पास रिटर्न कर देगा 1.2.1.1, और ये हमारा 8वां स्टेप हो गया, ठीक है। और पहले स्टेप में क्या गया था? abc.com गया था, ठीक है ना, abc.com गया था। तो अब ये क्या करेगा? अब हमारे ब्राउज़र के पास आ गया, अब तो वाज़ेह हो गई ना। अब ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा, ये कहेगा, इसे क्या करेगा? ये हमारा 9वां स्टेप हो गया। ये कहेगा ओ भाई abc.com का होम पेज दे दो। ये जो सर्वर है इसके पास, इसको पता होगा ना, मतलब इसकी हमने कन्फिगरेशन की होगी ना कि भाई abc.com फलाने फोल्डर में पड़ी है, xyz.com फलाने फोल्डर में पड़ी है। बात वाज़ेह हो रही है। ये इसको रिटर्न कर देगा क्या? HTML पेज जो भी होगा, आसानी के लिए कह लेते हैं ना, HTML पेज किसका? abc.com का जो भी होम पेज था। ये बात वाज़ेह हुई सारी? जी जी, शाबाश बताएं। आपने बताया कि वेब सर्वर, ये जो होस्टिंग सर्वर है, इसको पता है कि मैंने abc.com और कोई xyz.com किस फोल्डर में रखी है। बिल्कुल, इसको पता है ये। तो इसके पास एक ही वेबसाइट नहीं होती? नहीं, इसके पास मल्टीपल हो सकती हैं। अगर एक ही हो ना तो अंडर यूटिलाइजेशन है ना। ये फ़र्ज़ करें एक सर्वर है, मतलब उसमें उसकी अच्छी खासी रैम है, अच्छा खासा डेटाबेस है, मतलब हम उसका पे कर रहे हैं और हम उसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट रख सकते हैं।
ये तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना अगर हम हर आईपी एड्रेस पे एक ही वेबसाइट रखें। वो अलग बात है कि ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो एक कंप्यूटर पे एक ही पड़ी होती है, ज़्यादातर नहीं कह सकते। जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, इनके सर्वर पे दूसरी वेबसाइट्स नहीं पड़ी होती, क्योंकि ये एक ही इतनी बड़ी है कि वो एक सर्वर नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ सर्वर उसको मिलके मैनेज कर रहे होते हैं सारे सिस्टम को। ये बात समझ है कि नहीं। लेकिन अगर हम जनरल बात है, फ़र्ज़ करें मैंने किसी कंपनी से शेयर होस्टिंग ली है, तो भाई वो शेयर होस्टिंग है ना, मतलब ये तो नहीं होगा कि भाई वो जो एक कंप्यूटर उन्होंने चलाया हुआ है जिसकी इतनी हाई बैंडविड्थ है और उसको बैकअप दे रहे हैं यूपीएस जो भी सारा कुछ है ना, तो वो उस पर सिर्फ मेरी वेबसाइट पड़ी है, वो तो मुझे खर्चा बहुत पड़ जाएगा। वो मुझे कहते हैं $2 $3 पर मंथ पे ले लें, तो इतने पैसों में तो समझ ना, मतलब साइकिल नहीं रेंट पे मिलती ना कि सर्वर मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, वो एक सर्वर को कई कस्टमर्स को उसका डेटा उसमें रख देते हैं। इस कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि मैंने कौन सी वेबसाइट का डेटा रिटर्न करना है ब्राउज़र को? जो पैकेट इसको आता है रिक्वेस्ट का, उसके अंदर दो ही तो चीज़ें होती हैं एचटीटीपी पैकेट के अंदर, क्या क्या, पेलोड और हेडर। तो ये abc.com उसके अंदर एक हेडर होता है, उसे कहते हैं होस्ट। आपको मैंने दिखाया भी था, अब उस वक्त हम इसकी डेप्थ में नहीं गए, लेकिन आप समझ लगा होस्ट का हेडर क्या होता है। अभी फिर दिखाता हूँ लैपटॉप पे कि होस्ट के हेडर में हमारी डोमेन का नाम होता है। क्यों? ताकि अगर इस सर्वर पर एक से ज़्यादा डोमेन्स हों तो उसको पता चल जाए होस्ट के हेडर से देख के कि मैंने कौन सी डोमेन का डेटा सेंड करना है। अगर कोई बंदा डायरेक्टली आईपी एड्रेस से लिख दे, फ़र्ज़ करें ब्राउज़र में लिख दे जी 192.1.1, तो फिर क्या ओपन होगा? डिपेंड करता है इसकी कन्फिग्रेशन क्या की हुई है। आप इसकी सेटिंग ये भी कर सकते हैं कि अभी सर्वर का डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो जाए, जैसे अभी ओपन नहीं हुआ था थोड़ी देर पहले आपको, जो मैंने अपना कंप्यूटर खोला हुआ था, ठीक है, वो सेटिंग कर दें। वो करनी नहीं पड़ती, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। या आप कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखे तो उसको रीडायरेक्ट कर दो फलानी डोमेन के ऊपर, समझ रहे, ताकि अगर एक डोमेन है फ़र्ज़ करें abc.com, तो हम अगर ब्राउज़र में लिखते हैं 1.2.1.1 तो भाई नाराज़ नहीं होना अगर होस्ट का हेडर नहीं भी आया तो। ये वाली रिक्वेस्ट के अगेंस्ट बाय डिफ़ॉल्ट abc.com की जो होम पेज का कंटेंट है वो ब्राउज़र को भेज देना है। यानी कि ये इस सर्वर की कन्फिग्रेशन का मसला है। राइट, आर्किटेक्चर वाइज तो बात वाज़ेह हो रही है ना, ठीक है। ये हेडर बड़ा अहम है, होस्ट का हेडर, ठीक है, इसकी बेस पे ये डिसाइड करता है। अगर आपने वो सेटिंग ना की हो जिनकी जहाँ पे जो है, तो फिर आप होस्ट का हेडर नहीं भेजेंगे ना, तो आप आईपी एड्रेस से कॉल करेंगे, वो आपको वेबसाइट रिटर्न नहीं करेगा। हालांकि आपकी वेबसाइट कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, लेकिन वजह समझ लगी कि क्यों नहीं रिटर्न करेगा। ये किस ज़माने में मुझे भी ये बात नहीं समझ आती थी। ये बड़ी अहम बात है कि यार ये हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसे कैसे पता चलता है कि हमने कौन सी वेबसाइट देनी है। अगर उसके पास 10 वेबसाइट्स पड़ी हैं, वो बाद में जब मैंने प्रोटोकॉल को थोड़ा पढ़ा डिटेल में, तो फिर मुझे कहने लगी ओहो ये वाला हेडर भी साथ जा रहा है, इस हेडर की मदद से उसको पता चलता है। कोई सवाल है तो बताएं, इसके अंदर थोड़ी सी 1-2 पॉइंट और ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई सवाल है? सर ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के पीछे ये सारी कहानी चलती रहती है। देख लें आप तो चुप करके भी facebook.com खोल के बैठ जाते हैं, उसको वक्ता डाल देते हैं आप ठीक है। हाँ जी, सॉरी आप सवाल करें, मैं और तरफ चला गया हूँ। बताएं, शाबाश, क्या कह रहे हैं? जी अभी आपने बताया था कि थोड़ी देर पे जाते हैं अभी, ठीक है। अभी उसके अलावा जो बातें बताई हैं उसमें से कोई सवाल है तो बताएं। होगा भाई, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं थोड़ी देर की, ठीक है, कि ये क्या बात है कि थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेगा। पहले आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ, फिर आपको उसका वजह समझ लगी कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम हल कैसे होगा। फ़र्ज़ करें हमने इस कंप्यूटर पे वेबसाइट होस्ट की, ठीक है, और इसने कैशे कर लिया। इसने कहा कि फ़लानी वेबसाइट फ़लाने कंप्यूटर पर होस्ट हुई है, और इसने कर लिया पक्का ही परमानेंटली। हमने महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हिसाब लगाया कि यार ये जो कंप्यूटर है ना, ये तो थोड़ी सी रैम का है, और जिस कंपनी से लिया इसकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं एक और कंपनी से होस्टिंग ले लेता हूँ। तो अब आईपी एड्रेस तो ये इनके पास है ना, मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के पास जाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक और इसके आसपास ही बनाए, क्योंकि बाद में हमने चलिए इधर ही बना लेते हैं। एक और कंपनी के पास गया, उस कंपनी ने कहा कि हमारा कंप्यूटर ठीक है आप होस्ट कर लें, हमारा कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है। फ़र्ज़ करें उसका आईपी एड्रेस था 1.2.1.2 कर देते हैं, 1.2.1.2 किया हुआ है, कोई बात नहीं, 1.2. सारे 2 कर देते हैं, हमारा क्या जाता है, बिल्कुल सही है यार, 2.2.2.2, ठीक है। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट रख दी, ओके हो गया, तो यहाँ से ख़त्म कर दी ना भाई। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट नहीं पड़ी हुई, ये कंप्यूटर चल रहा है,
जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, वेबसाइट भी डिप्लॉयड है, हमने सेटिंग वेटिंग सारी कुछ की हुआ है। यानी कि अगर इसको कोई बंदा रिक्वेस्ट करे ना कि abc.com खोलो तो ये उसको होम पेज दे देगी, ये वाला सर्वर उसको रिटर्न कर देगा, प्रॉपरली वेल कॉन्फ़िगर्ड है। ये भाईजान अगले दिन सुबह उठते हैं, इसे कहते हैं कि भाई abc.com तो खोलो, ये देखता है अच्छा abc.com तो मेरे पास कैशे है, राइट। ये कहता है भाई ये लो 1.2.1.1 के पास जाओ, ये जाता है उसके पास, उसमें तो वेबसाइट नहीं है, वो हमारा तो कंटेक्ट ख़त्म हो गया, तो ये इसके पास जाएगा, ये रिटर्न में क्या कहेगा, नॉट फाउंड, जो भी कह लें, कुछ एरर आ जाएगा, वेबसाइट ओपन नहीं हुई ना, समझ ली गड़बड़ हो गई कि नहीं। यहाँ पे आता है थोड़ी देर वाला, जो वो जो बात है थोड़ी देर के लिए रखता है, परमानेंटली नहीं रखता। वो थोड़ी देर क्या है, उसे कहते हैं TTL, क्या कहते हैं, TTL, टाइम टू लिव या लाइव, क्या पढ़ेंगे इसको यार, अच्छा टाइम टू लाइव लेट से, यानी कि TTL एक नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं कि जब भी हम किसी से डेटा मंगवाते हैं ना, ये साथ TTL भी देता है। जब इसे कहते हैं ना कि ये डेटा दो, तो ये कहता है इस IP के साथ कहता है कि भाई TTL जो है ना वो फ़र्ज़ करें 7200 सेकंड है, कुछ भी हो सकता है, वो तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे डेटा मंगवाते हैं, ये कहता है जो TTL है ना फ़र्ज़ करें 60 सेकंड इंटू 1 मिनट, जिनके समझिए कि ये कहता है 60 सेकंड ज़रबे 60, ये मिनट हो गए, और इंटू 20 इंटू मिनट्स हो गए, और इंटू 60 1 घंटा हो गया। और यार बात वाज़ह हो गई ना कि सेकंड्स में ये दे देगा, वो जितना भी है हम इसके चक्कर में पड़ते, हम कहते हैं, ये कहता है जी फॉर एग्जांपल 83,000 लेट्स से, इतने सेकंड्स का TTL है। ये जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन रखता है ना, आप कहेंगे बात बढ़ती जा रही है, तो भाई इंटरनेट की बात हो रही है, इंटरनेट चल कैसे रहा है, तो बात तो बढ़ेगी ना यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखता है, ये कहता है अच्छा ये जो मेरा जवाब आया था ना, इसने कहा था कि 7200 से सेकंड से ज़्यादा इस बात को यूज़ ना करना, इस इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं। जब ये जवाब आया था, इसने कहा था 83,000, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये आमतौर पे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इस तरह करके होता है, ठीक है। 5 मिनट से लेकर 3-4 दिन तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यही होते हैं जो आपको मैंने बताया। इससे पूछते हैं, ये भी यही कहता है, ये कहता है कि भाई मैं आपको होस्टिंग IP एड्रेस तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर आपने लेट से कि भाई 36,000 पहले यूज़ तो नहीं किया, इससे ज़्यादा सेकंड इसके ऊपर लाइव नहीं करना, ये अपने साथ ही रख देगा। सही हो गया। जब ये इसको कहेगा तो फिर इसको भी यही कहेगा कि भाई इसके ऊपर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन कैशे हो रही होती है, जैसे ये कैशे कर रहा है ना, हमारा ब्राउज़र भी कैशे करता है कि ये जो मैंने क्यूरी की थी, इसका होस्टिंग ये मिला था, जब दोबारा आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो इससे पूछता नहीं है, वो डायरेक्ट इसके पास चला जाता है, अगर उसका TTL एक्सपायर ना हुआ हो। दैट मीन्स कि जब ये इसको बताता है तो इसे साथ कहता है कि तुम्हारा जो TTL है ना, फ़र्ज़ करें वो 700 सेकंड है, अगर 700 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो इसके पास नहीं जाता, डायरेक्ट इसके पास चला जाता है। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं। ये सर्वर क्या करता है, हमारा ब्राउज़र क्या करता है, ये सर्वर भी और ब्राउज़र भी, ये जैसे ही अपनी कैशे में रिकॉर्ड रखते हैं ना, जैसे कुकीज़ नहीं होती कि भाई जब कुकी का एक्सपायरी टाइम पूरा हो जाए तो कुकी ब्राउज़र डिलीट कर देता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ये इस टाइम को मॉनिटर करता रहता है कि अच्छा 700 सेकंड हो गए मुझे रिकॉर्ड मंगवाए हुए, 700 सेकंड के बाद अपनी कैशे से इस एंट्री को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये भी जो ISP के अंदर DNS सर्वर चल रहा है वो भी यही काम करता है। ये पॉइंट वाज़ा हुआ कि जैसे ही इतना टाइम एक्सपायर होगा इसको रिमूव कर देगा। तो लिहाजा जब आप सर्वर चेंज करेंगे, बात वाज़ा हो गई ना, अगर तो आपका यूज़र रिक्वेस्ट करता है उतने टाइम के अंदर अंदर जितनी सेटिंग आपने यहाँ की थी, ये हम सेटिंग करते हैं, यहाँ अपने डोमेन नेम सर्वर पे जाके बताते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट ये IP एड्रेस बताना और TTL जो है वो ये वाला भेजना साथ, ये डेवलपर के कंट्रोल में होता है, हम TTL खुद सेट करते हैं। तो अब मुझे पता है ना कि मैंने ये TTL सेट किया हुआ है, अगर मैं डोमेन नेम अपना होस्टिंग चेंज करूँगा तो वर्स्ट केस में, वैसे तो ये इसके बगैर भी रिकॉर्ड रिफ़्रेश कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि इसको एक्सपायर करके ही करेंगे, वो उनकी अपनी पॉलिसी भी तो हो सकती है ना कि भाई ताकि अच्छी सर्विस दें, ताकि ये ना हो कि भाई दरमियान में अगर वो अपडेट हुआ है तो यानी कि वो उसके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड ना कहीं हो जाए, तो वो उसको छोड़ दें। वर्स्ट केस भी हो ना, अगर वर्स्ट केस
तो वो आम तौर पे होता है 3 दिन का। 3 दिन में कितने घंटे बनते हैं यार? 72 घंटे बनते हैं। तो आप समझें कि जो आम तौर पे वर्स्ट केस में जो टीटीएल होता है ना 72 नहीं यार 72 आवर्स, वो 72 घंटे का होता है, इनके 3 दिन का। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी सर्वर ने या यहाँ पे आपने किसी डेवलपर ने उसको वर्स्ट केस में भी टीटीएल सेट किया हो 72 घंटे का, और इसने उसका रिगार्ड किया हो कि खुद इसे रिफ़्रेश ना किया हो और वेट किया हो कि हाँ जी जब तक ये एक्सपायर ना हो तब तक मैंने रिफ़्रेश नहीं करना रिकॉर्ड, तो 3 दिन तक आपकी वेबसाइट हो सकता है ओपन ना हो। ये पॉइंट समझ लगा? तो अक्सर स्टूडेंट्स जो भी इस पे काम कर रहे होते हैं लाइक न्यू वो कहते हैं यार वेबसाइट का मैंने सारी सेटिंग ठीक है, मेरी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। वो समझते हैं शायद मेरी सर्वर की कन्फिगरेशन ख़राब है। यही बंदे के ज़हन में आता है ना कि लगता है मैंने सेटिंग सही नहीं की, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, या वो समझता है शायद मैंने ये सेटिंग ख़राब कर दी है कि ये उसको, वो सारी सेटिंग बिल्कुल ठीक होती है, वो टीटीएल को ज़हन से भूल के बैठे होते हैं कि यार उसका थोड़ा वेट तो करें, मतलब उसका टीटीएल क्या है, क्या वो एक्सपायर हो गया कि नहीं हुआ, इस किससे जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको देखें कि वो हमें क्या टीटीएल दे रहा है। ये पॉइंट वाज़ा होगा कि नहीं? तो खैर ये टीटीएल की बात है, हर जगह से ही आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, जहाँ पे अभी कैशे की बात होगी वहाँ पे टीटीएल की बात होगी। इवन कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो ब्राउज़र उसकी इमेजेस और CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल को कैशे करता है ना, उसके साथ भी वो टीटीएल रखता है, और वो हम सेट कर सकते हैं सर्वर से कैशे कंट्रोल के हेडर के अंदर कि ये पेज को कैशे करना, ब्राउज़र को हम इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं कितनी देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीने के लिए, जो हम कहेंगे उसका वो रिकॉर्ड करेगा। सेशन की तरह, सेशन में भी तो यही है ना कि हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं कितनी देर के लिए सेशन है, उसके बाद अगर उसने कनेक्टिविटी, वो थोड़ा सा डिफरेंस सिनेरियो है, वो है कि अगर कनेक्टिविटी ना की तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना, वहाँ पे ये है। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी करे ना करे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम 3 दिन रखो इसको इस्तेमाल करो। फ़र्क समझ लगा कि नहीं? थोड़ा सा फ़र्क है ज़रा। ब्राउज़र के केस में क्या है, जब हम ब्राउज़र में अपनी इमेजेस फर्स्ट करके कैशे करवाते हैं, वो मैंने आपको वो उसमें अभी कवर नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें कैशे कंट्रोल का एक हेडर होता है, उसके हम वैल्यू भेजते हैं कि जो रिक्वेस्ट हमारी एक इमेज को फैच करने जा रही है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें कैशे कंट्रोल का हेडर की जो वैल्यू होगी उतना टाइम ब्राउज़र उसको कैशे रखेगा, उतनी टाइम में दोबारा रिक्वेस्ट आती जाएगी तो उसको वो वहीं से सर्व करेगा। अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो उसका जो भी डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है, ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट भी तो कैशे करता है ना, तो देखना पड़ेगा क्या वो उसी सेशन के लिए करता है, 10 मिनट के लिए करता है, 24 घंटे के लिए करता है, वो ज़रा ब्राउज़र की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा कि यार अगर हम कैशे कंट्रोल का हेडर ना भेजें तो फिर भी ये कैशे करता है, तो फिर कितने टाइम के लिए करता है, वो आई थिंक वो उसी सेशन के लिए होता होगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कोई चीज़ लगा के कोड छोड़ के भाई सही एक्चुअली कितनी देर करता है। ये कहानी समझ लगी आपको? टीटीएल की क्या वैल्यू है? नहीं, डेवलपर के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। डेवलपर अपनी सेटिंग तो चेंज कर सकता है अपने DNS की ना, हाँ उसको रीसेट कर सकता है, लेकिन वो रीसेट कर भी दिया अगर उसने, तो जो लास्ट टाइम इसको रिस्पॉन्स गया था उसने तो 36,000 बता दिया था ना। तो ये जब हम सेट करते हैं हम अपने ISPs के रिजॉल्वर को डेटा नहीं भेजते जब हम इसको चेंज करते हैं, उन्हें क्या पता, मतलब समझ रहे ना, हमें क्या पता कहाँ से वेबसाइट ओपन हुई है। ये तो एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना कि भाई दुनिया में लाखों करोड़ों रिजॉल्वर्स हैं और मैं जब यहाँ पे एक चेंज करूँ तो मैं सबको अपडेट करूँ और कोई रह गया तो गड़बड़ हो जाए, मतलब ये तो आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं है। देखें ये सारे आर्किटेक्चर में खूबसूरती क्या है, किसी एक जगह पर ज़्यादा लोड नहीं है, सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अपनी वेबसाइट्स को कर रहा है या चंद और को कर रहा है, ये अपनी सिर्फ TLDs को कर रहा है। रही बात इसकी, इसका मैं भी आंसर करता हूँ कि ये क्या गेम लगाता है, ये लोड को कैसे सेट रखता है। ठीक है ना, बस ये एक पार्ट हमारा ये रह गया है कि यार ये क्या बात की, हमने तो कहा था कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर है और एक सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता, ये तो सारा लोड आपने रूट सर्वर पे डाल दिया है। तो इसका एक जो चगाना सा जवाब है वो ये है कि यार ये कैशे कर लेते हैं तो बार बार इससे नहीं पूछते, ये हमेशा अपना यूज़ करते रहते हैं और वैसे भी ये फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होते, ये जो TLD के नेम सर्वर्स हैं। और ये बात ठीक है कि वो फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होते, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं, चेंज ना भी हो तो नए तो आ सकते हैं ना। तो फिर क्या मतलब कि हमेशा इससे पूछा जाएगा इस कंप्यूटर से। तो इसका जो जवाब है कि रूट सर्वर का जो लोड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमारा आखिरी पार्ट है आज के लेक्चर का, उस पर हम बात करते हैं 5-7 मिनट। इससे पहले अगर कोई और क्वेरी आगे तो बताएं। उसके अलावा अगर कोई और इंटरनेट प्रोटोकॉल से, इंटरनेट सर्विस से रिक्वेस्ट करता है ब्राउज़र, तो हमारे वेबसाइट खुल जाएगी। कोई और यूज़र किसी और जगह से, यानी हमारा अगर रूटर जहाँ
जिस रूटर में हमारे कैशे से वो होता है कैशे, हम्म, हम उसके अलावा किसी और से ब्राउज़र रिक्वेस्ट करते हैं फिर खुल जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी। देखें ना, फ़र्ज़ करें मैं अभी कनेक्टेड हूँ इससे, तो इसका जो DNS है, वैसे एक बात बताऊँ, इसके अंदर भी DNS चल रहा है, इसके अंदर भी DNS चल रहा है। अगर आप अपनी DNS की सेटिंग देखें ना, IP कॉन्फ़िग लिखें तो बताता है कि DNS सर्वर कौन सा है, वो इस राउटर के अंदर DNS का एड्रेस होता है, क्योंकि जितनी हम डेटा उससे मंगवा रहे होते हैं वो भी कैशे कर रहा होता है, और वो किससे पूछ रहा होता है, ISP से। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं? फ़र्ज़ करें हमने एक वेबसाइट खोली इस लैपटॉप पे, इसने हमारे राउटर से पूछा ये जो PTCL का है, इसके पास वो कैशे इसने कर लिया, दोबारा पूछा तो वो आउटडेट हो चुका था, वही बताता रहा हमें। लेट्स से अगर मैं कनेक्शन चेंज कर दूं, फ़र्ज़ करें मैं इससे डिस्कनेक्ट करके मेरे पास जो डिवाइस है जोंग की 4G वाली, उससे मैं कनेक्ट कर दूं, तो उसका तो अपना DNS सर्वर है ना, और उसका ISP भी अपना है, जोंग का सर्वर फॉर एग्जांपल कोई होगा, तो कैशे तो उसने किया हुआ है, तो जब उसके जरिए जाएंगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो लिहाजा सम टाइम ये हो सकता है आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आपके यहाँ ये वेबसाइट मेरे पास तो खुल रही है, तुम्हारे पास खुल नहीं रही, लगता है तुम्हारे ही एंड पे मसला है, समझ रहे कि नहीं? तो आपको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जिससे दूसरा परेशान हो। आप उसे कहें कि यार हाँ मेरे पास ओपन हो रही है, कुछ देर में आपके पास भी ओपन हो जाएगी। अगर आप समझते हैं सिस्टम को तो फिर ये बात कहेंगे ना, अगर आप समझते नहीं है आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे यार तुम्हारा कंप्यूटर ख़राब है, विंडो दोबारा इंस्टॉल करो। ये बात समझ लगी कि नहीं? जाफर भाई ये बात वाज़ह हुई कि नहीं? अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्ट्रक्चर नहीं समझते तो फिर आप मतलब अजीबोगरीब किस्म के हम जवाब देंगे। जैसे बाद औक़ात कंप्यूटर में कोई बेसिक सा मसला हो तो हम कहते हैं यार विंडो इंस्टॉल कर लो, पता चले वो कोई बड़ी बुनियादी सी इशू था। कोई और क्यूरी है या आखिरी बात करके इसको? हाँ जी। इसमें बेहतरीन हल, बेहतरीन सूरत क्या होती है कि हम इसे थोड़ा सेट करें या ज़्यादा सेट करें TTL? आमतौर पे जब हम डोमेन नहीं बनाते हैं ना, और हमें डाउट हो कि यार मैंने इसका सर्वर से तब चेंज करना पड़ जाए, ठीक है, तो उसको शुरू में थोड़ा सा रखें। जैसे जो भी मैं चेंजेस करूँ ना यहाँ पे, वो फ़ौरन नज़र आए तो 5 मिनट का रखते हैं बस। जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा दें 5-7 मिनट का। जब एक वेबसाइट सेट कर दें और अब आपको पता है कि अच्छा यार ये हफ्ता 10 दिन महीना 6 महीने, लेट से 6 महीने से साल से चल रही है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आप जाके उसका TTL इंक्रीज़ कर दें। आप उसका TTL जो है वो लेट से 10 आवर्स कर दें, 6 आवर्स कर दें फॉर एग्जांपल, या 3 डेज़ कर दें। जब आपने उसको चेंज करना हो तो अब आपको पता है कि जिस दिन मैंने चेंज किया ना, हो सकता है कि उसके 3 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट ना खोले, और मेरी वेबसाइट पे डेली ट्रैफिक कितनी आ रही है, लेट्स से कि 1-2 मिलियन पेज व्यूज़ डेली के, वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इतने हो जाते हैं फ़र्ज़ करें डेली के, राइट? आप क्या करें यार, जो मेजर डिसीजन है वो चाहने तो नहीं लेंगे ना, ये तो नहीं होगा सुबह उठे और दिल किया होस्टिंग सर्वर चेंज कर दे आज। भाई एक प्लान होगा ना यार, मतलब मैंने अगले महीने में 2 महीने में अपना सर्वर चेंज करना है, फलानी कंपनी खरीदना है, उसको सेटअप करना है, टेस्ट बैकअप लेना है, एक प्लान करेंगे ना 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीना पहले। जब आप वो प्लानिंग शुरू करें ना, अपने पुराने DNS सर्वर पर जाके अपना TTL कम कर दें, 10 मिनट कर दें फ़र्ज़ करें। अब वो जो बाकी आप सारा काम कर रहे हैं तो आपको दिन तो गुजर रहे हैं ना, तो वो उसका ऊपर टाइम क्या आ जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी किया है। अब जब आप उसको चेंज करेंगे तो वर्स्ट केस में 5 मिनट के लिए डाउन होगी। ये पॉइंट समझ लगा? वैसे 5 मिनट भी डाउन नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है शायद उसका हम टाइम 0 भी सेट कर सकते, मतलब ये मुझे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम उसका टाइम 0 भी सेट कर सकते हो या 5 सेकंड भी सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है उसकी ज़रूरत है। पता देखें ना, एक वेबसाइट फ़र्ज़ करें 1 मिनट में 10 मिलियन पेज यूज़ ले, 10 मिलियन नहीं 1 मिलियन कर लो यार, 1 मिलियन पेज यूज़ लेके आ रही है 1 मिनट में, और 5 मिनट के लिए आपने डाउन किया तो क्या मतलब हो गया, 1 मिलियन इंटू 5 मिलियन पेज यूज़ ज़ाया हो गया ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। उसको मैंने मतलब चेक नहीं किया, लेकिन आर्किटेक्चर ये बता रहा है कि आप उसका टाइम 5 सेकंड सेट कर दें, 1 सेकंड सेट कर दें, कुछ ऐसा काम करें कि वो फ़ौरन से पहले उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। एक ये तरीका है, इसके अलावा भी तरीका हो सकता है यार वैसे, चलो छोड़े, मतलब ये मेन आइडिया तो समझ लग गया ना। वो मेरे में तरीका आ रहा है रीडायरेक्ट वर्क से कोई चीज़ मैनेज करने का, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं ज़रा, ठीक है, वो और डिटेल बात है वो, चूँकि मैंने टेस्ट नहीं की हुई इसलिए मैं उसकी बात नहीं भी करना चाहता। और कोई सवाल है तो बताएं। मुख्तलिफ ब्राउज़र से ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो उस वक्त ऐसा क्यों होता है, जब हम खासतौर से रिजल्ट चेक करते हैं तो वो बिल्कुल वेबसाइट जो होती है वो नहीं खुल पाती, हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिलती। कई वजह हो सकती हैं, हो सकता है आपने ये सेटिंग ठीक ना की हो सकता है यहाँ पे सेटिंग ख़राब हो सकता है सेटिंग ठीक हो लेकिन अभी वो जो भी मतलब जो हम TTL की बात कर रहे हैं उसकी वजह से ओपन नहीं हो रही, मतलब भी वो समझ चीज़ वो रेप्लिकेट नहीं हुई, या रेप्लिकेट हुई थी तो वो भी एक्सपायर नहीं हुई,
व्हाट एल्स, हो सकता है आपका इंटरनेट नहीं आ रहा मतलब कई वजह हो सकती हैं। स्लो होने की क्या वजह है वेबसाइट पे? स्लो होने की भी दो तीन कई वजह हैं। मिसाल के तौर पे पहली वजह, आप जिस कंपनी से कनेक्टेड हैं स्पीड 2 kbps आ रही है, पहली वजह हो सकता है ना। दूसरी वजह, आपकी स्पीड तो ठीक है, आपका जो सर्वर है ना ये भी तो किसी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, ये वैसे ये वजह नहीं होती आमतौर पे वैसे, लेकिन बता रहा हूँ ये हो सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने अपना लोकल कंप्यूटर सर्वर बनाया हुआ है, एक मिसाल है, ठीक है, और लोकल कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो बहुत ही फ़र्क है, तो नहीं ओपन होगी। आपका यूज़र बैठा हुआ है 100 Mbps के ऊपर, आपका सर्वर बैठा हुआ है 2 kbps के ऊपर, तो कैसे ओपन होगी भाई? एक पाइप है तो उसमें से दोनों तरफ रास्ता अच्छा खासा खुला होना चाहिए ना। ये बात समझ लगी। तीसरी वजह क्या है, ये भी 100 Mbps के ऊपर है, ये 200 Mbps के ऊपर है, लेकिन भाईजान ने जो कोड लिखा है ना इतना के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, उसमें ऐसा एल्गोरिथम यूज़ किया है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करने में 5 मिनट ले रहा है। हो सकता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सॉर्टिंग करनी थी 1 मिलियन रिकॉर्ड की और आपने एल्गोरिथम को ऐसा लीनियर मैनुअली समझ उसको करना शुरू कर दिया, हर रिकॉर्ड को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और सॉर्ट कर रहे हैं और बाद में तो टाइम तो लग जाएगा। ये बात समझ लग रही है। तो या तो आपके कोड में गड़बड़ है, ये बात समझ लगी, या आपके सर्वर के नेटवर्क में गड़बड़ है, या आपके लोकल नेटवर्क में गड़बड़ है, या आपका जो डेटा आ रहा है वही ज़्यादा है, ये भी तो हो सकता है ना यार। बताओ, ये भी कनेक्शन ठीक है, ये भी फाइल ही डाउनलोड कर रहे हैं माशाल्लाह 20 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो भाई टाइम तो लगेगा उसको। यूज़र ज़्यादा हो तो उसमें भी यानी यही बात यूज़र ज़्यादा होने पे, अगर देखें यूज़र ज़्यादा हैं तो इसकी स्पीड और ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है ना, अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक सर्वर लिया है $5 का, ये जो भी आपको दिखाए थे, या 10 का, तो उसकी स्पीड तो लिमिटेड ही है ना। अगर मेरे पास यूज़र आ जाएँ लेट्स से 10 मिलियन पर डे के लिहाज से, तो अब मेरी यार बैंडविड्थ भी कोई 1 गीगाबिट पर सेकंड के ऊपर होनी, मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, मतलब उसके मुताबिक होनी चाहिए ना। तो ये तो नहीं कि मैं कहूँ सर्वर के ऊपर मैंने $5 ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट के $1000 आने चाहिए रेवेन्यू में, तो भाई जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना हैवी सर्वर भी तो पीछे खड़ा करना पड़ेगा ना। ये बातें ना ये मुश्किल नहीं है, मतलब ये बातें ना वो हैं कॉमन सेंस की बातें हैं, यानी कि आप थोड़ा सा समझते हैं सोचते हैं आपको समझ लग जाती है हाँ यार ये तो सीधी सी बात है। जो थोड़ी सी समझने वाली बात है वो ये स्ट्रक्चर है कि हाँ आपको स्ट्रक्चर की ओवरऑल फ्लो वाज़ह हो, ताकि कभी डोमेन की सेटिंग करने लगे तो आपको पता हो हाँ मैंने कहाँ जाके क्या काम करना है। मसलन जो स्पीड उनको आ रही है वो 10 बंदों को मैनेज कर सकता है और आए 20 बंदे, हाँ तो वही 10 बंदों की स्पीड जाएगी, स्लो हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। आपके सर्वर में कैपेसिटी नहीं है तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। सर ये आपने इसी तरह की एक बात और भी बताई थी कि हम जब डेटाबेस से कनेक्शन लेते हैं तो जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है हम उसे वो क्लियर कर देते हैं, कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं डेटाबेस से। जी। ठीक है। अगर हम ऐसा ना करें तो मिसाल के तौर पर 8 कनेक्शन थे और 8 मरतबा हम ही ने कनेक्शन लिया और उसे ख़त्म नहीं किया बाद में, तो अब कोई और यूज़र अगर वो कनेक्शन लेने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो क्या होगा सर जी ये इसकी अगर वजाहत करें। अच्छा, इसकी वजाहत ये है, देखें फ़र्ज़ करें हमारा ये सर्वर था, इसका सवाल है बिल्कुल। इसका सवाल ये है कि भाई फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो कंप्यूटर है ना ये डेटाबेस से कनेक्टेड है ना, तो डेटाबेस पे आपने ये चेक लगाया हुआ है कि एक वक्त में 10 कनेक्शन ओपन होने चाहिए। फ़र्ज़ करें उसी कंप्यूटर में चल रहा है या किसी और पे चल रहा है, लेकिन लिमिट है 10 कनेक्शन की और 10 कनेक्शन पहले ही बिजी हैं, तो फिर क्या करेगा? 11वीं अगर रिक्वेस्ट आ गई, पहले 10 बिजी हैं, 11वीं रिक्वेस्ट आ जाएगी तो क्या करेगा? 2-3 तरीके हैं जो आम तौर पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ये पूरा एक टॉपिक है अलग से, समझ रहे कि नहीं, लेकिन आपको आसान से लफ्ज़ों में बताता हूँ वो क्या है। पहली सेटिंग हम ये करते हैं कि भाई इसको वेटिंग में लगा दो, अगला कनेक्शन पूल से रिक्वेस्ट आए तो फ़ौरन डिनाई ना करो। वेटिंग टाइम होता है, कनेक्शन वेटिंग टाइम, कि कितनी देर कनेक्ट होने का वेट करना है। मुझे पता है ना, फ़र्ज़ करें कि यार मेरा आमतौर पे लेट्स से 10 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है फॉर एग्जांपल कनेक्शन फ्री होने में, तो मैं कनेक्शन का वेटिंग टाइम 1 मिनट सेट कर दूंगा या 2 मिनट सेट कर दूंगा। तो कनेक्ट की जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो वेट करेगा कनेक्ट होने, वो जो फंक्शन है वो तो रुक जाएगा, 1 मिनट तक ट्राई करेगा कि हाँ जी मुझे कनेक्शन मिल जाए। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर मिल गया तो रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी, और 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आमतौर पे एक रिक्वेस्ट जो हम करते हैं वो 100 से लेकर 250-300 मिली सेकंड के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रही है ना तो समझें आप कि डेटाबेस के डिज़ाइन में या आपके कोड की अप्रोच में गड़बड़ है, जो आप एक ही रिक्वेस्ट को का रिस्पॉन्स जनरेट करने में जनाब 2 मिनट लगा देते हैं।
ये पॉइंट वाज़ा हुआ। तो जब एक रिक्वेस्ट फर्ज करें 100 मिली सेकेंड में जनरेट हो सकती है, सर्व हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 यूज़र भी आ जाएं तो टोटल मिली सेकेंड कितने लगेंगे? 1 सेकेंड लगेगा। तो भाई हमने तो सेट किया हुआ कनेक्शन वेटिंग टाइम 1 मिनट, तो 1 मिनट में तो ये कहता कनेक्शन फ्री हो ही जाएगा ना, 60 गुना ज़्यादा टाइम रखा हुआ है। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं? एक तो ये बुनियादी बात है कि फ़ौरन डिनाई नहीं करते, हम वेटिंग में लगाते हैं और उसका हम ना एक टाइम, उसकी कन्फिगरेशन में एक टाइम होता है कि भी हम ये सेट कर देते हैं कि इतनी देर कनेक्शन का वेटिंग टाइम है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम कहते हैं कि एक मिनट सोचने ज़रा कि अगर एक कनेक्शन वेटिंग पे करना है, हाँ हम ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर इतनी देर के लिए वो रिक्वेस्ट या इतने कनेक्शन एक वक्त में इतने यूज़र पहले हूँ तो उसको भेज दो कि सर्वर इज़ टू मच बिजी, बजाय इसके कि सर्वर पे लोड बढ़ाएं कि भाई 100 यूज़र को क्यू में लगा दें और सर्वर की रैम प्रोसेसर उसमें बिजी हुआ है। तो हम अपने सर्वर की ऊपर ही ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि अगर एक वक्त में हमारा सर्वर इतनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है तो इससे अगली रिक्वेस्ट को क्या करो, डिनाई कर दो कि सर्वर इज़ बिजी। कोई भी मैसेज स्टेटस कोड भेज दो, लेट से जो भी है 50 सीरीज़ का ना, कि सर्वर को कोई प्रॉब्लम है। ये पॉइंट समझ लगा? दूसरा सोल्यूशन ये है। तीसरा सोल्यूशन, हम कभी भी सर्वर पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिसीव ही नहीं करते, हम दरमियान में एक और डिवाइस या एक और सिस्टम लगाते हैं, उसे कहते हैं लोड बैलेंसर। अब ये जो डोमेन शुरू कर दिया ना आपने बातों बातों में, माशाल्लाह, ये है बहुत लार्ज स्केल वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, जैसे जिस पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक फॉर एग्जांपल, या एक सेकंड में कई हज़ार यूज़र आ रहे हैं। हम लोड बैलेंसर लगाते हैं और इस लोड बैलेंसर के आगे एक सर्वर नहीं लगाते, इसके आगे कई सर्वर लगा देते हैं। और इस लोड बैलेंसर को पता होता है कि मेरे पास जो ये रिक्वेस्ट आई थी मैंने इसको दी है, ये इसको दी है, अगली मैंने किसको देनी है। ये लोड को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये पॉइंट समझ लगा? आप कहेंगे कि यार ये लोड को बैलेंस करता है, ये तो वेब सर्वर के लोड को बैलेंस करता है ना, तो डेटाबेस तो एक ही है पीछे। यही वाला काम हम यहाँ पे भी करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटाबेस का भी लोड बैलेंसर लगा के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कई डेटाबेसेस, और ये अपनी मर्ज़ी से वो डिपेंड कर दे, मतलब हार्डवेयर लेवल पर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर लेवल पर भी हो सकता है, हमारे कोड में भी ये लॉजिक लगाई जा सकती है। ये देखता है कि अच्छा अब ये डिफरेंट एल्गोरिदम है, हो सकता है 1 बाय 1 भेजता हो सकता है ये अपडेट रखता हो अपने आप को कि किसके पास कितनी रिक्वेस्ट हैं, वो अलग से एक मतलब समझ नहीं, यानी कि एक टॉपिक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जब भी अपडेट की रिक्वेस्ट जाती है हम तमाम के ऊपर कर देते हैं, जब भी रीड की जाए ताकि डेटा हमें अपडेटेड मिले, चाहे जहाँ से मर्जी रीड करें, ठीक है। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, कि हम डेटा की क्या कर देते हैं, रेप्लिकेशन कर देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी रख देते हैं, ताकि एक कनेक्शन से फ़र्ज़ करें 10 कनेक्शन, 10 तो कुछ भी नहीं है, फ़र्ज़ करें 500 कनेक्शन या 100 कनेक्शन बिजी हैं, तो ये अगले से पूछ ले वरना नेक्स्ट से पूछ ले। ये पॉइंट समझ लगा? ये जो एरिया है ना कि ये मैनेज करना, इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग, ठीक है, या स्केलेबिलिटी ऑफ द सर्वर। एक दफ़ा मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें था ये जो ईबे है उसके कोई 2000 डेटाबेस सर्वर थे जो उसको सर्व कर रहे थे। आप इनके अगर आर्किटेक्चर पढ़ें ना आपको पता चलेगा कि इनके हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर, जो हमारी एक सिर्फ एक वेबसाइट का बैकएंड मैनेज कर रहे हो, हंड्रेड्स ऑफ सर्वर, और कईयों के थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। अगर आपने देखना हो ना कि फेसबुक का क्या स्ट्रक्चर है, अमेज़ॉन का क्या, जिन्होंने पब्लिश किया, हर कंपनी पब्लिश नहीं करती, लेकिन जिन्होंने पब्लिश किया और आप रीड करना चाहते हैं, या देखें तो सही इनके सर्वर का हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, नंबर ऑफ सर्वर कितने हैं, स्केलेबिलिटी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, लोड बैलेंसर सॉफ्टवेयर लेवल का यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर लेवल कर रहे हैं। तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है HighScalability.com, ठीक है, HighScalability.com, या हाई स्केलेबिलिटी गूगल पे लेके पहला लिंक उसका आ जाएगा। उस पर डिफरेंट कंपनीज़ के जो बैकएंड के आर्किटेक्चर हैं उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं डेवलपर्स के लिए कि यार उसको देख के वो लर्न वगैरह कर सकें। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई जी? क्लियर हो गया? अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसको डिस्कशन को क्लोज करते हैं। क्या बात करनी थी इसकी हमने? हाँ, एक पे लोड पार्ट है अभी तक तो जो हमने बात की है, तो यार ये क्या चक्कर है? तो इसका जवाब ये है कि ये वैसे हम इसको डिस्कशन में कह सकते हैं कि ये एक सर्वर है, कि मतलब है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक सर्वर नहीं होता। प्रैक्टिकली इस एक सर्वर के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो उसका 13 आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कि जब भी हम इसको क्यूरी करेंगे ना, यानी कि इस कंप्यूटर के समझें कि 13 आईपी एड्रेसेस हैं एक सिस्टम के, या इसको और बेहतर तरीके से कहा जाए तो 13 आईपी एड्रेसेस हैं
यस, रूट सर्वर के 13 आईपी एड्रेसेस हैं। ये सर्वर के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं ये जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सब में इंफॉर्मेशन सेम पड़ी है, लेकिन हो सकता है कि भाई जो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ ना, यानी कि तो मुझे लाहौर पाकिस्तान से ही कोई मतलब इसका जो रेप्लिकेटेड सर्वर है ना वो मुझे डेटा रिटर्न कर दे। अगर मैं किसी और जगह से करूँ तो कोई और सर्वर रिटर्न कर दे। यानी कि आप समझें कि रूट सर्वर इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रूट इसलिए कहते हैं कि सबके पास एक इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा मैंने बता दी है। इस इन्फॉर्मेशन का टेक्निकल नाम क्या है? इसे कहते हैं रूट जोन डेटाबेस। क्या कहते हैं? रूट जोन डेटाबेस। रूट जोन डेटाबेस क्या है? ये जिसका मैंने आपको सैंपल बताया, ये रूट जोन डेटाबेस है। तो भाई ये 3 एंट्री नहीं है, बाकी सारी ठीक है ना। तो रूट जोन डेटाबेस मल्टीपल कंप्यूटर्स पे पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। जब हम क्यूरी करते हैं तो हम जो आईपी एड्रेस लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो भी हमने लिखा, यानी कि ये जो लिखता है, ये जो मतलब रिजॉल्वर है, इसमें 13 आप हार्ड कोड कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स है। जो यहाँ पे दरमियान में सिस्टम है ना, यानी कि जो इंटरनेट के ऊपर ये जो राउटर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो देखते हैं कि अच्छा जी नियरेस्ट रूट सर्वर कौन सा है, मेरे जो नियरेस्ट है उसको रिक्वेस्ट करके मुझे डेटा सर्व कर देते हैं, और वो रिक्वेस्ट ग्लोबल जो ट्रैफिक है उसके ऊपर नहीं जाती। तो इस तरीके से इनका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब रेप्लिकेशन की बात आ गई तो ये इशू आ गया ना कि उनको कौन अपडेट रखता है। फिर इशू आ गया ना कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट है तो दूसरे पे नहीं है, तो भाई इसकी जिम्मेदारी वेरीसाइन की है। यानी कि आप समझें कि वेरीसाइन इंटरनेट की बड़ी मेजर कंपनी है, ठीक है। यानी कि ये रूट सर्वर्स का डेटा अपडेट करना तमाम रूट सर्वर्स के ऊपर, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरीसाइन गिवन बाय ICANN। तो हमें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप नेटवर्क में स्पेशलाइज करने का सोचते हैं कि अगले 5-7 साल नेटवर्क पढ़ें, मिसाल दे रहा हूँ, 2 साल 3 साल में भी हो सकता है, जाहिर है कि आप वो CCNA, CCNP, CCI और ये जो सर्टिफिकेशन सारी उस ट्रैक पे जाएं, तो फिर आप शायद इसमें करें, यानी कि लर्निंग की, अच्छा यार वो कैसे अपडेट करते हैं, उसकी क्या स्टोरी है, मतलब। लेकिन आमतौर पे एक जो डेवलपर है, इवन के डेवलपर को तो वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब जो हमारी क्यूरोसिटी है उसके लिए तो लर्न करें। लेकिन आमतौर पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की, हम डेवलपमेंट करते वक्त कि अच्छा यार वो कैसे वो अपडेट करते हैं और क्या स्टोरी है। लेकिन आपको समझ लगी ना कि वो अपडेट करते हैं, मतलब, और ज़ाहिर है वो डायनामिकली होता होगा। जैसे ये जो आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि वो रजिस्ट्री के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार डाल देता है, तो वो मैनुअल थोड़ी डालता है, वो एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक वो उसको मैसेज भेजता है और वो उसके अंदर डोमेन जो है वो रजिस्टर हो जाती है या अपडेट हो जाती है। तो मतलब वो कह लो कि एक चीज़ को जितना मर्जी अंदर चले जाएँ, वो मतलब वो दुनिया ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या हमें मेजर पॉइंट ऑफ व्यू समझ लग गया कहानी है क्या और हमारी रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है। तो बीइंग अ वेब डेवलपर अगर आप इतनी स्टोरी को समझते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ कि अच्छा यार ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। बाकी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि यार वो कैसे अपडेट करते हैं, वो अपडेट का कौन सा प्रोटोकॉल है, और वो क्या वेरीसाइन डायरेक्टली करती है कि उसने आगे वो फिर किसी कंपनीज़ को सबलेट मतलब किए हुए आगे, वो हम देख सकते हैं। आपको मैं लैपटॉप उसका डेमो देता हूँ, लेकिन ये कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा आमतौर पर। ये कहानी समझ लगी सारी? और कोई सवाल हो? ठीक होगा जनाब। मुझे इसकी ज़रूरत कब पड़ी है सारा कुछ समझने की? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे बहुत अच्छे तक इसका पता नहीं था। एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास, उसमें यह काम करना था कि कुछ डोमेन्स थी आलमोस्ट इतनी, ठीक है, 7.2 मिलियन। हर डोमेन का रजिस्ट्रार भी चाहिए था। इसका रजिस्ट्रार कौन है, इसका होस्टिंग सर्वर कौन है, इसका होम पेज कौन सा है, इसके होम पेज की हेडिंग 1 कौन सी है, इमेजेस कितनी लगी हुई हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हर डोमेन की इकट्ठी करनी थी। तो इसको समझे बगैर इकट्ठी हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। इससे पूछेंगे रूट ने तो फिर ही पता चलेगा ना कि वो कौन है, उसका रजिस्ट्रार कौन है। रजिस्ट्रार डायरेक्ट तो नहीं मुझे पता चल सकता। अगर मैं इसको कह दूंगा ये तो मुझे रजिस्ट्रार नहीं बताएगा, ये तो मुझे IP एड्रेस बता देगा। मुझे क्या चाहिए? रजिस्ट्रार चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे पूछना पड़ेगा। तो रहता मैंने इसको बाईपास करना है, रिक्वेस्ट किसको भेजनी है? इस सर्वर को डायरेक्ट भेजनी है। और ये सर्वर के ऊपर क्या सिक्योरिटी लगी हुई थी, अब थोड़ी सी बात ज़रा रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चलें इतनी ज़्यादा भी सीक्रेट नहीं है। इस पर यह सिक्योरिटी लगी होती है कि एक ही IP एड्रेस से अगर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है ना, तो इसको रिजेक्ट कर दे। क्यों? ताकि बाकी ट्रैफिक ना ख़राब हो ना, मतलब इसको तो बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं। अगर एक ही बंदा कहे कि मुझे 1 बिलियन वेबसाइट्स का रिकॉर्ड तुम ही बताओ, डायरेक्टली मुझे बताओ, तो ये उसको क्या करता है? डिनाई कर देता है। तो खैर ये तो छोटा सा डेटा सेट था, इतना बड़ा डेटा सेट नहीं है, तो इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर उसका फिर कोई जुगाड़ लगा के समझने फिर इससे वो क्यूरी की
कि भाई ये है, एक सर्वर पे लोड नहीं डाला, वो आपको पता है कि ये एक सर्वर तो है नहीं, ये तो मल्टीपल है ना, लेकिन अब इसके थ्रू जाएंगे तो ये तो एक ही के पास जाएगा ना। ये पॉइंट समझ लग रहा है कि नहीं? तो उसका फिर हमने ये टेक्निक लगाई कि भाई इंटरनेशनली डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं ना, हमने अपने प्रोग्राम से इसको कहा कि तुम जाओ इसके पास, इससे ये डेटा लेके आओ। ये पॉइंट समझ लगा? या इसने भी ये सिक्योरिटी लगाई हुई थी, ये TLD वाले ने, .com वाले ने, इसको चंद 1000 रिक्वेस्ट ये देता था, उसके बाद छुट्टी कर देता था। ठीक है, इसको कहा कि तुम जाओ abc.com का लेके आओ, इसे कहा कि तुम जाओ xyz.com का लेके आओ, तुम जाओ ये लेके आओ। ये सर्वर कितने कर दिए यार? तकरीबन 2000 प्लस कर दिए थे। ठीक है, ताकि वो हमारा जो डेटा सेट है वो पूरा हो जाए। ये कहानी समझ लग रही है? ठीक है, तो खैर काम पूरा होना चाहिए, तो काम हमने तो देखो हमने उसको वायलेट नहीं किया ना, मतलब उसकी अगर रिक्वायरमेंट है कि वो एक IP एड्रेस को सिर्फ 1 लाख रिटर्न करता है, तो हमने अपने कंप्यूटर बढ़ा दिए, मतलब उसकी पॉलिसी हमने वायलेट नहीं की, इस तरीके से अपना जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली। ये बात समझ लगती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम था वैसे, आज तक याद है, मतलब यार ये बड़ा एक काम करने का मज़ा आया था, जिसने मतलब कहता है कोड लिखा, तो उस वक्त ये सारा सिस्टम मैंने समझा था कि यार ये काम कैसे करता है, क्योंकि मैंने इसका कोड लिखना है। जब आपके ऊपर सर पे पड़ती है ना कोई चीज़, आपको बेनिफिट भी नज़र आता है, फिर कहता है कोई बात नहीं यार, किताब भी पढ़नी है ना, चाहे अदब की हो या कोड की हो या प्रोटोकॉल की हो, अगर पढ़ने की आदत है तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है। ये आज की स्टोरी का जो कंक्लूजन है ना, वो ये लाइन है, अगर पढ़ने की आदत है तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो फिर कुछ आसान भी नहीं है। कुछ भी चीज़ भी समझना चाहते हैं, आसान नहीं है। बंदे से कितना समझ लेंगे यार? एक बंदा आपको इंट्रोडक्शन करवा देगा, थोड़ा डिटेल में बता देगा, कितना बताएगा? अब आपको पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जो उसने नहीं किया, क्या वो आपके लिए सीख के बताएगा आपको? फिर तो 50-50 शेयर होगा ना। ये बात समझ लग रही है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सर्विस देनी शुरू कर दें, आपके मैं R&D में अच्छा हूँ, आप प्रोजेक्ट लेके आए, अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको उससे R&D में गाइड करूँगा, तो मुझे उसका इतना शेयर देते जाएँ। लेकिन वो खैर ज़्यादा डिस्कशन है, आज के लिए काफ़ी इतना ही। ठीक है, ऐसा करते हैं कि वो जो आपको मैंने कहा है ना कि लैपटॉप पे इसका डेमो देना, कि देखें ये जो सारी चीज़ें हैं उसको दिखाना, कि देखें ये यहाँ चल रहा है, ये तो चल रहा है, वो फिर आपको मैं लैपटॉप पे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी बोलने की कैपेसिटी ज़रा पूरी हो गई है, तो इंशाल्लाह जो लाइव डेमो है वो मैं आपको लैपटॉप पे अगली क्लास में दूंगा, और फिर उससे जो अगली क्लास है उसमें आपको प्रैक्टिकली ये मतलब एक आधी डोमेन के ऊपर ही हम करके देख लेंगे थोड़ा। ओके जी।